हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल दवर्सी और आज हम लोग करने जा रहे हैं टीआईएफआर 2023 का जो लास्ट ईयर टीआईएफआर का एग्ज़ाम हुआ था फिजिक्स का, उसका पूरा सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। जो लास्ट ईयर का पेपर था, जो लास्ट ईयर दिसंबर में हुआ था आपका टीआईएफआर 2023 का एग्ज़ाम, उसका पूरा पेपर जो इंटीग्रेटेड पीएचडी का है, इसमें देखिए पेपर में 3 सेक्शन होते हैं, ए बी एंड सी। ए और बी जो है इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए होता है और ए और सी जो है वो पीएचडी के लिए जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए होता है। तो आज पूरा पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे A to Z, ठीक है, डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। और अगले संडे को एग्ज़ाम है तो इसके लिए पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रीवियस ईयर पेपर किसी भी एग्ज़ाम के लिए, इंडिया में जो भी एग्ज़ाम होता है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर करिए आप लोग, यू शुड ऑलवेज डू प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स कम टू द पॉइंट, ठीक है। इसमें देखो सेक्शन ए में जो है 25 क्वेश्चन रहेगा और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन रहेगा। सेक्शन ए वाला थोड़ा सा इजी रहेगा कंपैरेटिवली, सेक्शन बी वाला थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। तो करते हैं इसको, ठीक है। ये भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि 2022 और 21 का भी एग्ज़ाम के पहले पहले कर ले, कोशिश करेंगे। लेकिन आज तो ये 2023 का पहले कर लेते हैं, जो लास्ट ईयर का पेपर था। तो देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। साथ साथ आप भी करते जाइए कलम कॉपी लेके। ऐसे मत बैठिए बिना कॉपी और पेन का, वैसे फिर फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। कहाँ गया? हाँ, ये देखो पेपर है, पीडीएफ खोल रखा है मैंने, इंटरनेट से डाउनलोड किए थे, ठीक है। तो आंसर भी उसमें था, रेड कलर से किया था, तो उसको किसी से हम रेड को ब्लैक करवाए, क्योंकि आंसर सामने आता है तो डिस्कशन उतना मज़ा नहीं आएगा। तो करके दिया है हमको एक स्टूडेंट। तो ये 2023 का देखो पेपर है, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखो, इसी में लिखते जाएंगे, ठीक है। अभी साथ साथ इसको जो है कॉपी में करते जाइए, ठीक रहेगा, मज़ा आएगा फिर। ये देखो क्वेश्चन है तुम्हारा, पहला क्वेश्चन, ये वेक्टर कैलकुलस का क्वेश्चन है। वेक्टर कैलकुलस का क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, ये जो के कैप है ना वो यहाँ है एक्चुअली, ये थोड़ा सा ना यहाँ पे ढंग से हुआ नहीं है, ये हटा के यहाँ कर लो। के कैप इधर आ गया है, ये के कैप है। के कैप इज यूनिट वेक्टर इन जेड डायरेक्शन, वो इधर कर लो आप, ठीक है। अब क्या बोल रहा है देखो, सरफेस गिवन बाय 4x² y माइनस 2xy स्क्वायर प्लस 3z क्यूब, विच आर द फॉलोइंग इज अ वेक्टर नॉर्मल टू इट एट पॉइंट 231, ठीक है। कोई भी सरफेस दिया हुआ है आपको, phi x y z equal to c, then the vector, or you can say the gradient of phi, दूसरा पे लेते हैं, जो gradient of phi होगा, it lies in the direction of normal to the family of level surface. Family of level surfaces given by phi, या आप ये भी समझिए कि अगर कोई यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है तुमको, तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर इज सिंपली गिवन बाय दिस। तो यहाँ यूनिट नॉर्मल वेक्टर नहीं पूछ रहा है तुमको, बस नॉर्मल पूछा कि कौन सा इसमें नॉर्मल। तो डेल फाई निकाल लो। अब देखो कि डेल फाई के डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर है। डेल फाई का मल्टीपल अगर कोई इसमें से है तो वो डेल फाई के डायरेक्शन में, यानी नॉर्मल के डायरेक्शन में है। तो डेल फाई कैसे निकालोगे? डेल फाई निकालने का क्या तरीका पता है आपको? डेल फाई जो होता है दैट इज गिवन बाय आई कैप जे कैप, ये फार्मूला है जी, समझ गए? ये फार्मूला है, ये मिटा देते हैं, ठीक है, यहीं पे लिखेंगे। बहुत बढ़िया होता है व्हाइट बोर्ड यार। पहले हम लोग चौक मार्कर से लिखते थे, बड़ा अजीब होता था।
बहुत एलर्जी टाइप का भी आता था। देखो ये फाई दिया हुआ है तुमको, ठीक है, 4x² y है। सो डेल फाई इज गोइंग टू बी, पहले x से डिफ्रेंशिएट कर दो, 8xy माइनस 2y² i कैप, ठीक है, प्लस y से डिफ्रेंशिएट कर दो 4x² माइनस 4xy j कैप, प्लस z वाला, अब z से डिफ्रेंशिएट कर दो, 3 3 9 z का क्या है। अब तुमको किस पॉइंट पे निकालना है, 2 3 1 पे, आपको 2 3 1 पे निकालना है ना, पर देख लो सब सही है ना। हाँ हाँ ठीक है। अब ये आपको इवैल्यूएट करना है एट पॉइंट 2 3 1, 2 3 1 पे इवैल्यूएट कर दीजिए। अब 2 3 1 का वैल्यू सब पुट करो आप, x = 2 y = 3 पुट करना है, तो 2 3 6 8 48, 48 माइनस 3 3 9 2 18, तो 48 माइनस 18 हो गया 30 आई कैप, 30 आई कैप। और 2 दूनी 4 चौका 16, और 3 दूनी 6 चौका 24, 16 में से 24 गया -8 जे कैप, और z² 9k कैप। कौन सा मैच कर रहा है, ए वाला मैच कर रहा है, ये आंसर हो जाएगा, ए वाला मैच कर रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल है, फार्मूला बेस्ड है। पहला क्वेश्चन देखो इजी आ जाता है तो ठीक रहता है, लाइन एंड लेंथ सही रहता है। कई बार ना मतलब पहला क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट पूछ देते हैं, तो पूरा ही जो एग्जामिनी होता है उसका लाइन एंड लेंथ बिगड़ जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो इससे ख्याल रखना है कि पहला क्वेश्चन बहुत टफ है, दैट डज नॉट मीन कि पूरा पेपर बहुत डिफिकल्ट है ना। आगे चलें, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। ये देखिए क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन fx = 2/√3 e⁻√3x² mod x at x = 0 is f'0। f'0 क्या है, f'0 is simply, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लो, राइट हैंड डेरिवेटिव पहले लो, जीरो को पहले अप्रोच करो पॉजिटिव साइड से, तो ये फार्मूला हो जाएगा h इज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा लिमिट s टेंड्स टू 0 एंड fh इज व्हाट, 2/√3 e⁻√3 h³ माइनस 2/√3 अपॉन h, ठीक है। तो अगर 2/√3 कॉमन ले लें हम लोग, और इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा दें, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, 0/0 फॉर्मेट है ना, 0/0 फॉर्मेट है। तो बाकी आप चाहो तो एक्सपोनेंट को जो है वो एक्सपेंड कर सकते हो, e⁻x = 1 + x + x²/2 फैक्टोरियल, ऐसे करके भी कर सकते हो। ये आप चाहो तो इसको एक्सपेंड कर दो, सॉरी एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -√3 3h² अपॉन h को, तो ये तो 1 हो जाएगा। अब s टेंड्स टू 0 करोगे तो 0 हो जाएगा। एक लेफ्ट हैंड लिमिट भी चाहो तो ट्राई कर लो, लिमिट s टेंड्स टू 0 f0 - h f0 - h, तो ये भी वही आंसर आ जाएगा। h पॉजिटिव है, बट 0 को हम लोग लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं, तो 0 - h कर दिया है। और 0 - h करोगे तो यहाँ मॉडुलस में -h पुट करोगे, मॉडुलस में -h पुट करोगे तो h बन के ही निकलेगा, और यहाँ -h का स्क्वायर h² ही रहेगा, तो यही रहेगा आपका।
ये भी आपका 0 ही हो जाएगा, सेम चीज़ ही है। तो आपका मतलब ये आंसर आ जाएगा। ये दोनों इक्वल होना चाहिए, समझिए, ये और ये ना बराबर होना चाहिए, नहीं तो डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा। ये दोनों बराबर होना चाहिए, नहीं तो डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है आपको? दे मस्ट बी इक्वल। ओके, सेकंड क्वेश्चन है ये। आगे चलें, थर्ड क्वेश्चन। कोई दिक्कत हो कमेंट में डाल सकते हैं भाई, ठीक है। ये देखिए, ये देखो क्या बोल रहा है। कंसिडर सिमेट्रिक मैट्रिक्स M इक्वल टू 1/3 0 2/3 0 1 0 2/3 0 1/3 and orthogonal matrix O which can diagonalize this matrix by a orthogonal transformation O transpose MO is given by। डायगोनलाइजेशन जरूर पढ़ लो आप, है ना, बुक में भी मैंने बता रखा है और लेक्चर में भी मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है। आप ये डायगोनलाइजेशन जरूर पढ़िए, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कोई भी होता है उसके लिए हमेशा ही एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा सच दैट दिस ओ ट्रांसपोज एमओ इज गोइंग टू बी लैम्डा। मतलब हमेशा ही फॉर एवरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे विल ऑलवेज एग्जिस्ट, फॉर एवरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे विल ऑलवेज एग्जिस्ट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कहाँ चला गया भाई ये? For every symmetric matrix, there will always exist an orthogonal matrix। जैसे कोई आपको symmetric matrix दिया हुआ है A, if A is a symmetric matrix, पहली बात तो symmetric matrix के जो आइगन वेक्टर्स होते हैं या तो वे ऑर्थोगोनल होंगे, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट है तो उसके आइगन वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होंगे। अगर आइगन वैल्यूज रिपीटेड हुआ उस केस में आइगन वेक्टर्स मे नॉट बी ऑर्थोगोनल बट दे कैन बी मेड ऑर्थोगोनल यूजिंग ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन। ये काफ़ी डिटेल में मैंने डिस्कस कर रखा है बुक में भी और जो वीडियो लेक्चर है उसमें भी, कि अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट नहीं है, रिपीटेड है, उस केस में आइगन वेक्टर जो निकल के आएगा वो जरूरी नहीं है कि ऑर्थोगोनल होगा, लेकिन उनको ऑर्थोगोनल बनाया जा सकता है बाय यूजिंग ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन। ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन मैंने बता रखा है बहुत ही अच्छे तरीके से, उसको जरूर देखिए आप, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि फॉर एवरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो अगर मान लो इसका आइगन वेक्टर आइगन वैल्यूज मान लो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 हुआ, ठीक है। अब लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 डिस्टिंक्ट भी हो सकता है। अगर डिस्टिंक्ट हुआ तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स है, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स है x1 x2 x3, अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 डिस्टिंक्ट हुआ तो x1 x2 x3 ऑर्थोगोनल होगा, ठीक, ऑर्थोगोनल होगा, ठीक है। और ऑर्थोगोनल वेक्टर को उसके नॉर्म से डिवाइड कर दोगे, उसके जो मैग्नीट्यूड है उससे डिवाइड कर दोगे तो ये वेक्टर्स ऑर्थोनॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है। ऑर्थोगोनल ऑर्थोनॉर्मल ऐसा वर्ड काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है वीडियो लेक्चर में, देखिएगा, ठीक है। और एक बार आपको ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स मिल गया, अगर ये डिस्टिंक्ट हुए तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स ही होंगे, x1 x2 x3 ऑर्थोगोनल ही होंगे। और अगर डिस्टिंक्ट नहीं हुए, रिपीटेड हुए, सपोज करो लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 2 है, उस केस में जो वेक्टर्स होंगे वो दे नीड नॉट बी ऑर्थोगोनल बट दे कैन बी मेड ऑर्थोगोनल यूजिंग ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन। So ultimately you can always get a set of orthogonal vectors, orthogonal vectors as the eigenvectors। आप हमेशा, अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा ही डायगोनलाइजेबल होगा, हमेशा ही जितने आइगन वैल्यूज होंगे उतने आइगन वेक्टर्स होंगे, ठीक है। कोई आइगन वेक्टर्स का शॉर्टेज नहीं होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, उनके पास कंप्लीट सेट ऑफ आइगन वेक्टर्स होता है। ऐसा नहीं कि 3 आइगन वैल्यूज और 2 ही आइगन वेक्टर्स हैं, ऐसे केस में मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं होता है। बट इन केस ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स यू विल नेवर हैव सच ए केस
जहाँ पे आइगन वेक्टर्स का शॉर्टेज हो जाएगा। तो आइगन वेक्टर्स आपको मिलेंगे और उनको ऑर्थोगोनल बनाया जा सकता है, या तो होंगे या बनाया जा सकता है। तो अल्टीमेटली फॉर एवरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स यू कैन ऑलवेज गेट सेट ऑफ ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर्स। उन आइगन वेक्टर्स को आप चाहो तो नॉर्मलाइज कर दो, उनका जो नॉर्म है उसे डिवाइड कर नॉर्मलाइज कर दो, सो विल गेट सेट ऑफ ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर्स। इन ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर्स को एक मैट्रिक्स में सजा दो, ठीक है, इन ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर्स को एक मैट्रिक्स में सजा दोगे तो what you will get a orthogonal matrix. You will get orthogonal matrix such that S transpose M ही A ले लो, A is original matrix, S is going to be lambda, where lambda is nothing but the diagonal matrix with eigen values sitting on the diagonals. ठीक, इसको बोलते हैं diagonalization। ठीक, अब आप चेक करो, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अब आप चेक करो इसमें से कौन कौन सा मैट्रिक्स आपका ऑर्थोगोनल है। ठीक है, और दूसरा चेक करना है, पहली बात तो ऑर्थोगोनैलिटी चेक कर लो। ऑर्थोगोनैलिटी चेक करने का बहुत सिंपल तरीका है, आपका देखिए इंडिविजुअल जो कॉलम्स होंगे वो पहली बात नॉर्मलाइज्ड होंगे। नॉर्मलाइज मतलब इनका जो नॉर्म होगा 1 होगा। कोई भी आपको वेक्टर्स दिया हुआ है, इस वेक्टर का हम लोग एक नॉर्म डिफाइन करते हैं इस टाइप से। वो क्या होता है, दैट इज गिवन बाय एक्स ट्रांसपोज एक्स अंडर रूट। ठीक है, एक्स ट्रांसपोज एक्स क्या हो जाएगा, एक्स ट्रांसपोज हो गया एक्स हो गया, एक तरह से आपका एक्स ट्रांसपोज क्या हो गया, रो को कॉलम को रो में चेंज कर दिया। ठीक है, और ये हो गया x1 x2 x3। सो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी, ये नॉर्म होता है। ठीक है, दिस इज नॉर्म, ये नॉर्म 1 होना चाहिए, ये नॉर्म आपका 1 होना चाहिए। देखो नॉर्म 1 है, 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, सबका स्क्वायर के ऐड करो 1 आ रहा है। ठीक है, 1 है। आप इसका भी चेक कर लो, ये सब 1 दिख रहा है हमको, यानी ऑर्थोगोनल तो सारे ही हैं, एक तरह से ऑर्थोगोनल तो सारे ही दिख रहे हैं। अच्छा, अरे तो मिट गया सब। ओ चलो कोई नहीं, वो तो देख ही लिए ना आप सब। हाँ ठीक है, ये मैट्रिक्स सीधा लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा कोई नहीं, जो नीचे वाला थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, है ना, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक हो गया, ठीक, थोड़ा सा और छोटा करते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, अब पूरा दिख रहा है। तो देखिए ये मैट्रिक्स है। ठीक है, अब पहले तो चेक करो कि इसमें से जो ऑर्थोगोनल नहीं है वो तो ऐसे ही छट जाएगा। तो आप देखिए इसमें देखो कॉलम सबका तो 1 1 दिख रहा है, इसका भी कॉलम का जो नॉर्म है सब 1 दिख रहा है, इसको भी स्क्वायर करके ऐड करोगे तो नॉर्म 1 दिख रहा है ना, इधर दिख रहा है नॉर्म 1, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, नहीं -1 -1 नहीं, यहाँ नहीं दिख रहा है, तो डी तो ऑप्शन नहीं होगा, इसका नॉर्म 1 नहीं है, मतलब ये क्या हो जाएगा -1/√2, और ये भी हो जाएगा -1/√2 माइनस, ये तो बिल्कुल आंसर नहीं है, क्योंकि ये वाला कॉलम जो है ना इसका नॉर्म 1 नहीं है। ठीक है, इसका नॉर्म नहीं, लेकिन इसका नॉर्म अलग से चेक होता है। ओ सॉरी वेरी सॉरी,
मतलब for vectors containing the components in the form of complex number, the scenario is bit different. उस केस में नॉर्म जो है ना इस तरह से डिफाइन होता है x theta x, where x theta is conjugate transpose. ठीक है, हाँ तो ये भी होगा फिर, ठीक है, ये भी होगा, कोई नहीं, इसको हटा दो। अच्छा, तो ऑर्थोगोनैलिटी चेक कर लो, ऑर्थोगोनैलिटी है कि नहीं। ऑर्थोगोनैलिटी चेक करने का क्या तरीका है? इफ x इज एंड y इज, देखो थोड़ा पढ़ा रहे हैं इसलिए लेंदी हो रहा है थोड़ा, हम तो तुरंत कर देंगे इस सवाल को। तो तरीका यह है ऑर्थोगोनैलिटी चेक करने का, x ट्रांसपोज y विल बी 0। अगर ये हो रहा है तो ऑर्थोगोनल ऑफ द वेक्टर्स। तो अब ए मैट्रिक्स A which is written as say x1 x2 x3 is said to be orthogonal, if its columns are mutually orthonormal। एक मैट्रिक्स A which is containing say x1 x2 x3 as the vectors is said to be orthogonal if its columns are mutually orthonormal का मतलब होता है xi ट्रांसपोज xj will be Kronecker delta। Kronecker delta का मतलब है this is going to be 1 if I equal to j and 0 if I not equal to j। पहला चीज तो ये चेक कीजिए कि भाई ये ऑर्थोनॉर्मल है कि नहीं। तो ऑर्थोनॉर्मल कंसिस्ट ऑफ टू थिंग, वन इज द वेक्टर्स हैज टू बी नॉर्मलाइज्ड एंड सेकंड थिंग इज द वेक्टर्स मस्ट बी ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। तो नॉर्मलाइजेशन तो पहले चेक कर लिया। अब ये देखिए कि कॉलम्स ऑर्थोगोनल है कि नहीं एक दूसरे के। तो तरीका सिंपल है, आप कोरस्पॉन्डिंग कॉम्पोनेंट गुना करके जोड़िए, देखिए जीरो आ रहा है कि नहीं। 1/√2 0 0 हो गया, 0 × 1 0 हो गया, 1/√2 0 0 हो गया, 0 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो x ट्रांसपोज y क्या हो जाएगा? x ट्रांसपोज y नथिंग बट x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3। तो ये चेक करना कि ये 0 हो रहा है कि नहीं। ठीक है, ऐसे ही आप देखो दो कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड, ये भी 0 हो रहा है आपस में। ठीक है, 1 3 देखो 1 3 0 हो रहा है कि नहीं? 0 हो रहा है। 1/√2 1/2 1/2 0 0 0 1/√2 -1/2 प्लस 1/2 1/2 इज 0। तो इसके कॉलम ऑर्थोगोनल है। ठीक है, तो ये भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। मतलब कई बार तो डायरेक्ट चेक करना आता है ना कि ऑर्थोगोनल है कि नहीं। ऐसे इसमें देखो एक चीज़ है कि इसमें ऑर्थोगोनलिटी चेक करने का जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें लिख रखा है एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ओ विच कैन डायगोनलाइज द मैट्रिक्स इज गिवन बाय। मतलब ये बोल रहा है कि ये सब ऑर्थोगोनल है, बट अगर नहीं भी होगा ना तो चेक कैसे कर सकते हो, क्योंकि ऐसे ही पूछ दिया कि विच आर फॉलोइंग मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो ऑर्थोगोनलिटी चेक करने का आपको हम तरीका बता रहे हैं। बट इसमें तो चलो क्वेश्चन में लिख रखा है कि चारों मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, बस तुम ये चेक करो कि कौन सा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो है विच विल गिव यू दिस इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, कौन सा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स डायगोनलाइज करेगा, कौन सा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स डायगोनलाइज करेगा। तो डायगोनलाइज जो करता है मैट्रिक्स वो बेसिकली, अगर इफ ए इज अ मैट्रिक्स whose eigenvectors are x1 x2 x3, ठीक है, तो for every symmetric matrix you can always have x1 x2 x3 as orthogonal eigenvectors। तो कोई भी matrix which is containing these eigenvectors as the column can diagonalize A। समझ में आ रहा है? If A is orthogonal, A is symmetric matrix and if x1 x2 x3 are its orthogonal eigenvectors, then any matrix O which contains these eigenvectors as column will orthogonalize A। समझ में आ रहा है? फिर सुनिए, if A is a symmetric matrix and its eigenvectors are given by x2 x1 x2 x3, then these x1 x2 x3 will be either orthogonal or they can be made orthogonal। if they are not orthogonal you can make it orthogonal। तो अगर मान लो आप ऑर्थोगोनल बना लिए and if x1 x2 x3 are the orthogonal eigenvectors of a symmetric matrix A, then a matrix which contains these eigenvectors as column
will diagonalize A. तो आपको चेक ये करना है कि इस मैट्रिक्स का ये जो कॉलम्स हैं दे मस्ट बी द आइगन वेक्टर्स, दीज कॉलम्स मस्ट बी द आइगन वेक्टर्स। वो आप चेक कर लो, आप चेक कर लो कि कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसके कॉलम जो है वो M का आइगन वेक्टर्स है। दीज कॉलम्स मस्ट बी द आइगन वेक्टर्स ऑफ A। तो आप चेक करिए बारी बारी से, पहला A ऑप्शन चेक, A वाला मैट्रिक्स चेक कर लीजिए। अब देखिए 1/√2 ये जो आपका है, ये पहला कॉलम ले लो 1/√2, 0 और 1/√2, क्या ये आइगन वेक्टर है? क्या ये आइगन वेक्टर है? वो चेक करने का क्या तरीका है? यू कैन चेक इट बाय दिस 1/3 0, 2/3 0 1 0, 2/3 0 1/3, ठीक है, 1/√3 0 1/√2। अब क्या होगा? 1/√2 टाइम्स कॉलम 1, 0 टाइम्स कॉलम 2 एंड 1/√2 टाइम्स कॉलम 3, ऐसे करोगे ना, तो you'll get what? 1/√2 टाइम्स कॉलम 1, 0 टाइम्स कॉलम 2, 1/√2 टाइम्स कॉलम 3, so it will give you 1/√2 again 1 नहीं 0 and 1/√2 times column 1, 0 times column, this will also give 1/√2. So you get what? You get 1 x1. So x1 is the column, x1 is the eigenvector, x1 is the eigenvector. Similarly, take it as x2 and do mx2. So mx2 करेंगे तो क्या आएगा? Again 0 1 0. So this matrix, मतलब देखो हमको तो दिख रहा है क्या होगा, बट फिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब 0 1 0 है, इसका मतलब होता है 0 टाइम्स फर्स्ट कॉलम, 1 टाइम्स सेकंड कॉलम, 0 टाइम्स थर्ड कॉलम, 0 टाइम्स फर्स्ट कॉलम, 1 टाइम्स सेकंड कॉलम, 0 टाइम्स थर्ड कॉलम। So this will give you simply 0 1 0. So this is again eigenvector. जो सेकंड कॉलम वो भी eigenvector है। अब आप क्या करो, थर्ड कॉलम चेक कर लो, ठीक है, थर्ड कॉलम चेक करो 1/3 0, 2/3 0 1 0, ठीक है, 2/3 0 1/3 और 1/√2 0 -1/√2, ठीक। अब कर लो, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/√2 टाइम्स फर्स्ट कॉलम, 0 टाइम्स सेकंड कॉलम एंड -1/√2 टाइम्स थर्ड कॉलम। तो क्या आ जाएगा ये तुम्हारा? ये आ जाएगा 1/√2 टाइम्स फर्स्ट कॉलम, 1/√2 टाइम्स फर्स्ट कॉलम, 0 टाइम्स सेकंड कॉलम, -1/√2 टाइम्स थर्ड कॉलम। तो आ जाएगा 1/√2 इंटू -1/3, ठीक। ये आएगा 1, और ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 1/√2 इंटू 1/3, ठीक है। So this is not the sorry गलत, ये 0 ही रहेगा। So you'll get what? You'll get 1/3 -1/3 and 1/√2. Okay, so this is also an eigenvector. This is also an eigenvector. So what do you find? You find that these columns are the orthogonal eigenvectors of M. So this matrix will certainly diagonalize M. बाकी diagonalization आप पढ़ लो, फिर बोल रहा हूँ, diagonalization आप पढ़ लो। These three columns, since these three columns are the orthogonal eigenvectors of the symmetric matrix M, so these three columns together making a matrix will certainly orthogonalize M, right? That's a well proven result, okay?
सो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी भी चेक कर सकते हो, वो सब नहीं होगा, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, आर यू गेटिंग अ पॉइंट? ठीक है ये। चौथा क्वेश्चन देखिए। हाँ, ये देखो क्या बोल रहा है। ए स्मॉल बॉडी, आई थिंक इट इज विजिबल, a small body of mass may release from rest at the top of the frictionless curved surface as shown in the figure and permitted to slide down the curve. At the midpoint C, at the end point C, the tangent to the curve is horizontal. The mass then falls on the ground at a distance d as shown in figure below. When the experiment is carried out on the surface of the earth, the height h1 h2 are as shown in figure, ठीक है। Suppose same experiment repeated on the surface of the moon, where the acceleration due to gravity is g by 6, where g is value on the earth. The corresponding distance d dash is what? The corresponding distance d dash is what? देखिए, जो यहाँ पे पहुँचेगा तो ये पोटेंशियल कितना लूज किया, mgh1, that will equal to half mv square. So this velocity is going to be what? अंडर रूट 2gh1, ठीक है। ये पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल है। अब h2 डिस्टेंस फॉल करने में कितना टाइम लगेगा? दिस h2 इज हाफ gt स्क्वायर, so t is 2h2 by z. So this d will be equal to what? v into t. So say 2gh1 and 2h2 into g. So g will cancel out. So this comes out to be. So what do you find? ये जो d है वो g पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो g चाहे g by 6 बने या g रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। So it is not depending on g, ये g पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, it will remain d, ये d ही रहेगा, ठीक है। It will remain d only. Okay, are you getting a point? ये डी ही रहेगा, चेंज नहीं करेगा। मून पे भी ये सिनेरियो सेम रहेगा, क्योंकि वो आंसर जो डी है वो जी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। सो इट विल रिमेन जी ओनली। ओके, ये क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन व्हेन द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजिशन इज x1 and x2, द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ velocity is v1 and v2. The time period of oscillation is, देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में your energy is always conserved, so 1 by 2 kx square, k क्या होता है, k is m omega square plus the kinetic energy which is half mv square is equal to 1 by 2 ka square, where k is this and a is the amplitude, ठीक है। ये फॉर्मूला तो पता होगा आपको। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं, हाफ हाफ काट दो, ये भी कट कर दो, तो आई कैन से दैट ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब देखिए x1 दूरी है तो वेलोसिटी v1 है, x2 दूरी है तो वेलोसिटी v2 है। मतलब अगर आपका दूरी x1 है तो वेलोसिटी v1 है, ठीक है। ये किसके बराबर होगा? एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, क्योंकि ये तो कॉमन है तो हमेशा होल्ड करेगा ना, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो ओमेगा होगा, मतलब अगर ओमेगा निकालें हम लोग, तो आई कैन से दैट ओमेगा स्क्वायर x2 minus x1 square equals to m
this. So omega can be seen as m upon right this. m कट गया था ना जी, m कट गया है, सॉरी m कट गया है, m नहीं रहेगा, ठीक है, ये ओमेगा हो जाएगा। तो टाइम पीरियड आपका हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, सो इट इज 2 पाई x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ठीक, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ रहा है, ठीक है। ऐसे फार्मूला भी है v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा और v इज ओमेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला की तरह भी रोल रट सकते हो आप, इसको फार्मूला की तरह भी आप रट सकते हो, ठीक है। यू कैन टेक इट एज ए फार्मूला, ओके, ठीक है। 5वां क्वेश्चन क्लियर है। अगला करें, 6th करते हैं। ये दिख रहा, क्या बोल रहा है, सॉलिड सिलेंडर ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी रोल्स डाउन ए फिक्स इंक्लाइन प्लेन विदाउट स्लिपिंग, रोलिंग हो रहा है। क्या बोल रहा है, ये रोल कर रहा है, मतलब इसका जो वेलोसिटी होगा यहाँ पे, if this is your velocity v and this is angular velocity omega, मतलब ये vcm है और ये omega है, then this vcm which is v is equal to omega into r if I is the radius of cylinder, if I is the radius of cylinder। अब क्या हो रहा है, फ्रैक्शन ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिलेंडर एसोसिएटेड विद द मोशन एसोसिएटेड विद द रोटेशन अबाउट इस, क्या बोला, फ्रैक्शन ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिलेंडर, फ्रैक्शन ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिलेंडर एसोसिएटेड विद द रोटेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब देखो केई जो है ना, केई का 2 पार्ट है, सिंपल समझो, एक रोटेशनल केई है, एक ट्रांसलेशनल केई है। ट्रांसलेशनल केई कैन बी सीन एज हाफ mvcm स्क्वायर एंड केई ऑफ रोटेशन इज हाफ, ठीक है, where ICM is the moment of inertia about an axis passing through center of mass, VCM is the velocity of center of mass। तो हमने जो VCM यहाँ पे VCM को V लिया है, V is taken as VCM, राइट। अब बोल रहा है कि जो kei एसोसिएटेड विद, जो टोटल kei एसोसिएटेड विद रोटेशन है, टोटल kei ऑफ द सिलेंडर एसोसिएटेड विद रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, मतलब टोटल फ्रैक्शन ऑफ टोटल, ये जो रोटेशन से एसोसिएटेड जो काइनेटिक एनर्जी है वो टोटल kei का कितना फ्रैक्शन है, टोटल fraction of total kinetic energy of the cylinder associated with the rotation of its center of mass about the, थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहिए इसको, the fraction of total kinetic energy of the cylinder associated with the rotation about its center of mass, जो रोटेशनल kei है वो टोटल kei का कितना फ्रैक्शन है ना, यही मतलब हुआ। जो रोटेशनल kei है आपका है, रोटेशनल kei क्या हो गया, रोटेशनल kei जो हो गया ICM, सेंटर ऑफ मास सिलेंडर क्या हो जाएगा, हाफ mr स्क्वायर, ये I हो गया, और ओमेगा क्या हो गया, v बटा r, ठीक। तो ये टोटल कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये टोटल आ जाएगा 1/4 mv स्क्वायर, और टोटल kei कितना हो जाएगा, टोटल kei हो गया kei of translation which is half mv square and kei of rotation which is 1/4 mv square, so this is 3/4 mv square। तो rotational kei is what, rotational kei is
1/3 ऑफ टोटल के, फ्रैक्शनल के इज 1/3 टाइम्स टोटल के, ठीक है, 1/3 टाइम्स टोटल के आंसर है। बट ये थोड़ा सा और बढ़िया से लिखना चाहिए था, है ना, या बढ़िया से आपको पढ़ना चाहिए, ठीक। ये छठा क्वेश्चन है, ये 6th क्वेश्चन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, हमेशा आप वेलकम है क्वेश्चन पूछने के लिए, क्वेश्चन पूछना चाहिए हमेशा, है ना। ओके, ये देखिए, ये क्या बोल रहा है। हाँ, ये देखो क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ता फिर उसको मतलब शिफ्ट करता है, ठीक है। पहले देखो क्वेश्चन क्या है। कंसिडर ए इलेक्ट्रॉन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एज शोन इन फिगर, ठीक है। इफ नाउ द शेडेड रीजन क्या है भैया, इफ नाउ विद इन द शेडेड रीजन मार्क्ड सी, इफ नाउ विद इन द शेडेड रीजन मार्क्ड सी, ये सी है, दिस इज सी, है ना। A constant magnetic field pointing outside the page is turned on। मतलब यहाँ पे हम एक आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन कर दिया, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करना चालू कर दे। इफ विद इन द शेडेड रीजन मार्क सी ए कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग आउटवर्ड आउटसाइड द पेज, पेज के बाहर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करना चालू करेगा, देन फ्रिंज पैटर्न क्या होगा, it will get shifted, it will disappear, will remain unchanged, become dimmer। देखो, जो इलेक्ट्रॉन पास करेगा यहां से और यहां से, तो इलेक्ट्रॉन पे क्या फोर्स लगेगा बताओ। इलेक्ट्रॉन पासेस, अगर ये थोड़ा सा बड़ा रीजन होगा इनफैक्ट ये, तो किधर फोर्स लगेगा बताओ। V is in this direction, B is outward, तो V क्रॉस B is upward, ठीक है। और Q V क्रॉस B will be downward, Q is minus C, V क्रॉस B is upward for both of them, and Q is minus C, so the net force will be in downward direction, चाहे इलेक्ट्रॉन यहां से निकले या यहां से निकले, for both of them the force acting will be in downward direction। तो ऐसे कैसे पूरा का पूरा जो फ्रिंज पैटर्न होगा ना वो डाउनवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, पूरा का पूरा जो फ्रिंज पैटर्न है वो डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा, इट विल गेट शिफ्टेड डाउनवर्ड, डिसअपियर नहीं होगा। डिसअपियर क्यों होगा, डिसअपियर इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन जो है डिफ्लेक्ट हो जाता है, तो डिफ्लेक्ट जो होगा डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो जो सारा फ्रिंज पैटर्न होगा वो भी आपका डाउनवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, फ्रिंज पैटर्न विल शिफ्ट डाउनवर्ड, ठीक है। फ्रिंज पैटर्न जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। क्वेश्चन क्लियर है, आगे का ऑप्शन भी देख लेते हैं। विल रिमेन अनचेंज नहीं रहेगा, शिफ्ट करेगा। विल बिकम डिमर भी नहीं होगा, डिम तब होगा जब इंटेंसिटी कहीं लॉस होगा, डिम तब होगा ना जब इंटेंसिटी कहीं लॉस, इंटेंसिटी कहीं लॉस होगा तब डिमर होगा, ठीक है, डिमर नहीं होगा। ये 8वां क्वेश्चन नंबर है, देखने में क्वेश्चन बढ़िया लग रहा है, 4 ऑप्शन है और क्वेश्चन भी थोड़ा बड़ा दिख रहा है, ठीक है, बट बड़ा देख के घबराना नहीं है। देखिए 8वां क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एन एटम ऑफ मास कैपिटल M at rest emit or absorbs a photon of frequency nu। atom of mass M at rest emits or absorbs a photon of frequency nu and recoils with the momentum p
requires with the momentum p. The frequency of internal transition of electronic level is nu naught without accounting for the recoil. Without accounting for the recoil, atom of mass capital M at rest emit or absorbs photon of frequency nu and requires with momentum p. ठीक है. The frequency of internal transition of electronic level is nu naught without accounting for the recoil. Okay. Assume the process to be non-relativistic. The fractional difference between photon frequency of emission and absorption is nu minus nu naught upon V respectively. Okay. अच्छा, emission and absorption. Okay. इमिशन का पहले देखते हैं. मान लो कि एक एटम है, वो इमिट कर रहा है फोटोन को. ये एटम है, मान लो 2 एनर्जी लेवल है, यहाँ से ट्रांजिशन किया एंड इट इमिट्स द फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू. इट इमिट्स द फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू. ठीक है, न्यू नॉट, सॉरी, ये न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी, ये ट्रांजिशन का ये है. रेस्ट ये पहले तो फोटोन इमिट किया. इट इमिट्स द फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू. द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरनल ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉनिक लेवल न्यू नॉट विदाउट अकाउंटिंग फॉर द रिक्वायल. ओके ओके ओके. ओके, फाइन. ठीक है. अब देखो, मान लो कि फोटोन इमिट कर रहा है, ट्रांजिशन कितना हुआ, मतलब जो एटम एनर्जी लूज किया, वो लूज किया आपका, मान लो न्यू नॉट. ये जो ये एनर्जी लेवल है, ये आपका एनर्जी लेवल मान लो ग्राउंड स्टेट है और ये एक्साइटेड स्टेट है. तो एटम जो एनर्जी लूज किया वो न्यू नॉट इंटू एच लूज किया. एनर्जी लास्ट बाय इमिशन का केस ले रहा है, इज हाउ मच, एच न्यू नॉट. अब ये एनर्जी कहां कहां गया? जब ये एटम ट्रांजिशन हो रहा है तो कुछ तो आपका चला गया, फोटोन इमिट हो गया न्यू नॉट, न्यू फ्रीक्वेंसी का, और कुछ इसका एनर्जी रिक्वायल में चला गया. रिक्वायल में एनर्जी कितना हो जाएगा? पी स्क्वायर अपॉन 2m. एनर्जी, सॉरी, हाँ ठीक है, नॉन रिलेटिविस्टिक केस बोल रहा है. पी स्क्वायर बाई 2m, मतलब पी से रिक्वायल किया, तो रिक्वायल एनर्जी कितना हो जाएगा? पी स्क्वायर 2m. यानी कहने का मतलब ये है कि जो एच न्यू नॉट होगा वो 2 जगह जाके डिस्ट्रीब्यूट हो गया. एक तो जो एच न्यू फोटोन निकल रहा है वो, और एक एनर्जी और रिक्वायल जो आपका पी स्क्वायर बाई 2m है. ठीक है. अगर मोमेंटम कंजर्वेशन करोगे तो ये आ जाएगा आपका कि P, इफ यू डू मोमेंटम कंजर्वेशन, तो मोमेंटम कंजर्वेशन करोगे तो P विल बी इक्वल टू एच न्यू बाई सी. P विल बी इक्वल टू एच न्यू बाई सी. मतलब फोटोन का जो मोमेंटम होगा, फोटोन का मोमेंटम एच न्यू बाई सी होता है, और इसका मोमेंटम P है, तो इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, क्योंकि शुरू में लीनियर मोमेंटम 0 है, तो बाद में लीनियर मोमेंटम भी 0 होगा. तो द मोमेंटम कैरिड बाय द रिक्वायरिंग एटम एंड द फोटोन विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट. और ये एनर्जी इक्वेशन है, ये आपका एनर्जी इक्वेशन है. ठीक, क्लियर है? क्लियर है. अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़े. ये ऊपर जाएगा क्या? नहीं जाएगा, कोई नहीं. तो यहाँ से आ रहा है क्या? यहाँ से हम लोग का आ रहा है पी स्क्वायर बाई 2m. तो पी स्क्वायर बाई 2m विल बी व्हाट? एच न्यू. ये दिस इज एच न्यू प्लस पी स्क्वायर इज एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन
2mc²। ठीक है, अब यहां से हम लोग निकाल लिया जाए h न्यू नॉट माइनस न्यू विल बी इक्वल टू h² न्यू² अपॉन 2mc²। ठीक है, एक h यहां कट गया हमारा। ठीक, तो इसका मतलब है न्यू नॉट माइनस न्यू अपॉन न्यू इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन 2mc²। तो इन केस ऑफ इमिशन जो आपसे पूछ रहा है, न्यू माइनस न्यू नॉट अपॉन न्यू, तो माइनस साइन बाहर ले लें तो उधर ले लेते हैं, इक्वल टू माइनस ऑफ एच न्यू बाई 2mc²। इमिशन के केस में ये होगा। ठीक है, इमिशन के केस में ये होगा, मतलब एक ही आंसर से मैच कर रहा है। बाकी एब्जॉर्प्शन का ही निकाल सकते हो तुम। समझो क्या किया? देखो, एटम जो ट्रांजिशन किया तो एनर्जी लूज जो किया वो एच न्यू नॉट किया। अब एच न्यू नॉट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक तो फोटोन कुछ लेके चला गया, अब बाकी जो है एटम रिक्वायर किया तो उसका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर गया। तो ये जो ट्रांजिशन के बाद जो एनर्जी निकल रहा है, रिलीज हो रहा है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन एंड के ऑफ द रिक्वायरिंग एटम। ठीक है, तो के ऑफ रिक्वायरिंग एटम ये ले लिया। अब चूंकि शुरू में लीनियर मोमेंटम 0 है, तो बाद में लीनियर मोमेंटम 0 है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे ना हम लोग। शुरू में लीनियर मोमेंटम 0 है तो बाद में लीनियर मोमेंटम भी 0 होगा, तो वो कैसे लिखाएगा? फोटोन का जो लीनियर मोमेंटम होता है वो एच न्यू बाई सी होता है। तो अगर पॉजिटिव राइट साइड को पॉजिटिव लेते हो तो लीनियर मोमेंटम आफ्टर डिके इज एच न्यू बाई सी माइनस पी, दैट इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स पी इक्वल टू एच न्यू बाई सी। मतलब द फोटोन, जो फोटोन का मोमेंटम होगा, जो एटम का मोमेंटम होगा, वो इक्वल और ऑपोजिट होगा। वही यहाँ लिख दिया आपने। ठीक है, पी जो है लीनियर मोमेंटम ऑफ एटम है, तो उसी को यहाँ पुट कर दिया है वैल्यू, है ना, उसके बाद यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, तो ए आंसर आ रहा है। बाकी एब्जॉर्प्शन का भी तुम कर सकते हो, एब्जॉर्प्शन का भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी इमिशन से ही आंसर सिर्फ आ जा रहा है ना। ओके, लेट्स मूव। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन बड़ा हो जा रहा है यार, ये नहीं इसका। हाँ, ये देखिए क्या बोल रहा है। 9th क्वेश्चन है, कंसिडर an electron with mass me and charge minus e and spin is half, whose spin angular momentum operator is given by this. Okay, ठीक है, ठीक है, मतलब yes, this electron is placed in magnetic field B equals to bx I cap plus by j cap or bz k cap, where all the three components are non-vanishing. At t equal to 0, the electron is at rest in Sz इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2। देखिए इलेक्ट्रॉन के दो स्टेट्स होते हैं, एक में आपका Sz इक्वल टू प्लस एच क्रॉस बाई 2 है, और एक केस है जहां Sz इक्वल टू माइनस एच क्रॉस बाई 2 है। मतलब अगर S की बात करें तो S इलेक्ट्रॉन का जो S होता है, S इज बेसिकली हाफ, तो एक तरह से ये हो गया हाफ और हाफ प्लस 1 एच क्रॉस, दैट इज √3/2 एच क्रॉस। ठीक है, दो क्वांटाइजेशन, एक तो एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है, एक उसका जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज हो जाता है। तो चूंकि जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज हो रहा है, तो वहां से इसका बेसिकली स्पेस क्वांटाइजेशन निकल के आएगा। देखिए so either electron will point like this or electron will point like this. अगर ऊपर पॉइंट करेगा, ये जेड एक्सिस है, तो ये आ जाएगा h क्रॉस बाई 2। नीचे पॉइंट करेगा तो ये हो जाएगा
माइनस एच क्रॉस बाई टू। ठीक, ओके। The earliest time when state of the spin will be orthogonal to initial state. ऑर्थोगोनल तो कभी होता ही नहीं है। मतलब अगर इस स्टेट में है तो ये या तो ये स्टेट में रहेगा या इस स्टेट में रहेगा, बट दे आर नॉट ऑर्थोगोनल। इनका एंगल कभी ऑर्थोगोनल नहीं होता। आप एंगल निकाल सकते हो। व्हाट इज दिस एंगल? दिस इज योर √3/2 h cross. So if this angle is theta, then cos of this theta is going to be h cross by 2 √3 h cross, मतलब 1/√3 आ जाएगा। So this angle is nothing but cos inverse 1/√3. So this angle will also be equal to cos inverse 1/√3. So this can never be 90. ये 90 तभी होगा जब 45 होगा। ये टोटल 180 है, ये जब तक 45 नहीं होगा तब तक ये 90 नहीं होगा। तो ये अगर इस स्टेट में है तो इस स्टेट से या तो इस स्टेट में आएगा या इस स्टेट से इस स्टेट में जाएगा, बट वो कभी ऑर्थोगोनल नहीं होगा, है ना, ऑर्थोगोनल नहीं होगा। ये h क्रॉस बाई 2 वाले स्टेट में है तो किसी भी टाइम में इट विल नॉट बी ऑर्थोगोनल टू द इनिशियल स्टेट। सो द आंसर विल बी इट विल नेवर बी ऑर्थोगोनल। इट विल नेवर बी ऑर्थोगोनल, कभी भी ऑर्थोगोनल नहीं होगा। इनिशियल स्टेट के कभी भी ऑर्थोगोनल नहीं जाएगा, ये परपेंडिकुलर नहीं जाएगा। ठीक है, इनिशियल स्टेट के कभी भी ऑर्थोगोनल नहीं जाएगा। ओके, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड अबाउट दिस क्वेश्चन। ओके फाइन, लेट्स गो अहेड। ये देखिए तो छोटा हो गया है, दिख रहा है जी, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। देखो क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ग्रेविटी इज पोलराइज्ड, यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड डायरेक्ट्रिक स्फीयर along z axis। तो सिंपल क्वेश्चन है यार, क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड डायरेक्ट्रिक स्फीयर इन द पॉजिटिव z axis। अच्छा ठीक, देखो समझो तो बात। जैसे ये मान लो ये मान लिया जाए कि आपका स्फीयर है, डायरेक्ट्रिक स्फीयर है, ठीक। अब इसको मान लो एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस कर दिया तुमने। अब क्या होगा, पॉजिटिव बाउंड चार्ज यहां अपीयर हो जाएगा और नेगेटिव बाउंड चार्ज यहां अपीयर हो जाएगा, ठीक। अब ये जो पॉजिटिव बाउंड चार्ज होगा यहां आसपास, पहले मान लो यूनिफॉर्म फील्ड था तो ये जो बाउंड चार्ज है वो भी अपने फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, बाहर में भी अंदर में भी। तो अंदर में तो इसका फील्ड दिख रहा है हम लोग को, मतलब अंदर में जो फील्ड होगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव इस तरह से होगा बाउंड चार्ज का, तो वो एक्सटर्नल फील्ड को वीकन करेगा एक तरह से ऐसे। अब बाहर में क्या होगा, इसका फील्ड सुपर इम्पोज हो जाएगा, मतलब इनफैक्ट ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म पोलराइज्ड डायरेक्ट्रिक स्फीयर, मतलब यहाँ पे हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, एक्सटर्नल फील्ड पोलराइज कर दिया और उसके एक्सटर्नल फील्ड विड्रॉ कर लिया। मतलब मेरी बात, अगर ये यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड डायरेक्ट्रिक स्फीयर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड होगा तब तो ये आंसर होगा। लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ बोला नहीं है, मतलब ये डायरेक्ट्रिक स्फीयर को हमने पोलराइज कर दिया और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विड्रॉ कर दिया। अब बताओ पोलराइज डायरेक्ट्रिक स्फीयर की वजह से फील्ड क्या होगा।
तो अगर ऐसा इन द प्रेजेंस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस केस में क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाउंड चार्ज डेवलप किया है ये सुपर इम्पोज हो जाएगा एक्सटर्नल फील्ड पे और नेट फील्ड अपवर्ड ही रहेगा, क्योंकि जो बाउंड चार्ज फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम ही रहेगा, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक को वीकन करेगा। तो उस केस में यहाँ पे आपका फील्ड वीकन हो जाएगा, मतलब फील्ड लाइंस के बीच का जो स्पेसिंग हो वो बढ़ जाएगा बाहर के कंपैरिजन में, ठीक है। अब बाहर में तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर ये जो बाउंड चार्ज का फील्ड है सुपर इम्पोज डिस्टोर्शन क्रिएट करेगा। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन सेंस बना रहा है बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड डायरेक्ट स्फीयर मींस दैट डज नॉट इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होगा, केवल इस तरह से डाइलेक्ट्रिक पोलराइज्ड स्फीयर होगा, उस केस में बाउंड चार्ज की वजह से सिर्फ फील्ड पूछा है आपको, तो बाउंड चार्ज की वजह से फील्ड इंटरनली तो ऐसे होगा और एक्सटर्नली फील्ड जो होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, नहीं इस टाइप का, और नेगेटिव चार्ज पे जाके सिंक की तरह इस तरह फील्ड, तो करने का ये आपका आंसर जाएगा, ठीक है। और इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस केस में आपका आंसर ये हो जाएगा, और थोड़ा स्पेसिंग भी बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर ये फील्ड सुपर इम्पोज हो जाएगा, बट ये फील्ड जो बाउंड चार्ज का फील्ड होगा और एक्सटर्नल फील्ड से थोड़ा कम होगा, तो वीकेन करेगा, बट फील्ड लाइंस का डायरेक्शन वही रहेगा जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ समझिए थोड़ा, ये ऐसे पोलराइजेशन को स्टैटिक पोलराइज उसको बोलते हैं, स्टैटिकली पोलराइज्ड, मतलब एक बार डाइलेक्ट्रिक को पोलराइज कर दिया और फिर बाहर का फील्ड विड्रॉ कर लिया, तो पोलराइज ही अगर आ जाता है, रिटेंटिविटी का प्रॉपर्टी अगर आ जाता है, तो ऐसे केस में हम लोग उसको बोलते हैं स्टैटिकली पोलराइज्ड। जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में होता है ना, ऐसे ही स्टैटिकली पोलराइज बोलते हैं। इलेक्ट्रेट्स बोलते हैं इसको, जो फेरोमैग्नेट है ना, इसको इलेक्ट्रेट्स बोलते हैं। इसमें पोलराइजेशन रिटेन कर लेता है। कई मटेरियल तो ऐसे होंगे कि आप फील्ड के प्रेजेंस में उसको रखोगे, पोलराइज हो जाएगा, फील्ड विड्रॉ कर लोगे, वो पोलराइजेशन भी खत्म हो जाएगा। बट कुछ ऐसे मटेरियल होंगे जो पोलराइज होने के बाद अगर फील्ड एक्सटर्नल फील्ड विड्रॉ भी कर लोगे तब भी वो पोलराइजेशन रिटेन कर लेगा। जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हो, मैग्नेटाइज हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड हटा लेते हो तब भी वो मैग्नेटाइज ही रहता है। वैसे ही ये केस बोल रहा है। ऐसे ही केस में स्टैटिकली पोलराइज या इलेक्ट्रेट्स के बारे में ऐसा ही है। तो ये उस टाइप का केस था, ठीक है। ओके, एनी प्रॉब्लम? ये देखो, ये क्या बोल रहा है? ए बीम ऑफ अनपोलराइज्ड माइक्रोवेव रेडिएशन इज इंसिडेंट along the x-axis of a grid of metal wires in YZ plane, ठीक है, YZ plane में metal wire का mesh है with wire running along y-axis, ठीक है। If the width of each wire and spacing between adjacent wires is less than wavelength of microwave, the observation is, देखिए ये एक तरह से पोलराइजर है, ठीक है, और ये वायर मेश पोलराइजर है। तो ये आप चाहो तो गूगलिंग करके थोड़ा पढ़ भी सकते हो, ऐसे एक फैक्ट भी याद रखो इसका। इस टाइप का जब भी पोलराइजर होगा ना, वायर मेश टाइप का, तो ये जो पैरेलल कंपोनेंट है, ठीक है, मतलब जो बाहर निकल पोलराइजेशन, स्टेट ऑफ पोलराइजेशन होगा। जैसे ये तो अनपोलराइज हो गया, अनपोलराइज में तो जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन वाइब्रेटिंग इन ऑल डायरेक्शंस, लाइक इट कैन बी इन ऑल डायरेक्शन। लेकिन जब यहां से बाहर निकलेगा तो फ्रीज हो गया ये, ठीक है। देखिए, अभी जाने के पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी इन ऑल डायरेक्शन, बट यहां से निकलेगा ना, जो वायर मेश है उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकलेगा। सारे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगे, फील्ड वाइब्रेशन जो होंगे, इट विल परपेंडिकुलर टू दिस वायर, परपेंडिकुलर टू दिस वायर्स, ठीक है। ये वायर के परपेंडिकुलर होंगे, तो जो वेव ट्रांसमिट होगा इट विल बी कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड विद द फील्ड वेक्टर लाइंग अलोंग z एक्सिस।
विद द फील्ड वेक्टर लाइंग अलोंग z एक्सिस, ठीक है। तो आपका सर ट्रांसमिटेड वेव विल बी पोलराइज्ड अलोंग z एक्सिस। जो पैरेलल वाला कंपोनेंट होगा वो पास ऑन नहीं होगा, पैरेलल कंपोनेंट जो है किल कर देगा, और जो पास होकर निकलेगा दैट विल बी ओनली दोज फील्ड कंपोनेंट्स व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दिस वायर्स, ठीक है। ये आप याद भी रखो, ठीक है, और इसके डिटेल्स आप पढ़ सकते हो नेट वगैरह पे, ठीक है। ओके, वायर मेश पोलराइजर टाइप का चीज़ है ये, ठीक है। और जो पैरेलल कंपोनेंट होगा वो कुछ फील्ड क्रिएट करेगा अंदर में और वो कुछ करंट वगैरह जनरेट होगा, ठीक है। तो इसका थ्योरी वगैरह देख लेना कि जरूरत पड़े तो। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 है, कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन, ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग इनटू द प्लेन, मतलब इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट कर रहा है, मतलब इनटू द प्लेन, इनटू द व्हाइट बोर्ड, pointing into the plane of paper is present everywhere inside the rectangular region shown in figure, ठीक है। Outside the rectangular region there is no magnetic field, बाहर में जो shaded region है उसमें magnetic field है, बाहर में कोई magnetic field नहीं है, outside there is no magnetic field, ठीक है। A closed loop of conducting wire is placed inside the rectangular region as shown in figure at t equal to 0, इस तरह से एक क्वाड्रेंट ऑफ वायर है, तो पूरा सर्कुलर नहीं है, एक क्वाड्रेंट है सर्किल का, बाउंडेड बाय द कॉर्ड, तो वायर है। ए लूप इज देन रोटेटेड काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, ये लूप को हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना चालू करते हैं, ठीक है, विद द यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट इस लूप को हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। इफ द डायरेक्शन along PQOP is taken as positive, PQOP के along direction positive ले रहे हैं हम लोग, then correct graph of EMF E generated in the loop is, देखो समझो बात को, जब लूप जो है आपका फैराडे लॉ का क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन में फैराडे लॉ, लूप जब यहां से ऐसे रोटेट करके लूप इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है। जब तक लूप पूरा का पूरा आपका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा तब तक तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तब तक आपका फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा। अब क्या है, जब तक लूप, जैसे मान लो यहाँ तो ऐसे आ गया लूप, ये ऐसे हो गया, ठीक है, मतलब ये 90 डिग्री घूम गया, तब तक तो कोई भी फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही इमर्ज्ड है, ठीक है। अब जैसे ही ये ओ पी क्यू ओ ऐसे हो जाएगा ना, 90 डिग्री मूव करेगा तो लूप ऐसे हो जाएगा, तब तक जब तक ये 90 डिग्री तक मूव करता है तब तक तो इसमें कोई भी फ्लक्स में चेंज नहीं है, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ईएमएफ। बट इसके जस्ट बाद जब ओ क्यू वाला पार्ट बाहर निकलेगा देन द फ्लक्स इज गोइंग टू चेंज, फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, फ्लक्स आपका डिक्रीज होगा। जैसे ये मान लो कि ऐसे हो गया, ये ओपी हो गया, ऐसे हो गया, दिस इज ओ पी क्यू ओ, ठीक है। अब क्या हो गया, ये हिस्सा बाहर निकल गया, अब फ्लक्स क्या है, घट रहा है, फ्लक्स घटेगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड ऐसा होगा कि ये डिक्रीज ऑफ फ्लक्स को अपोज करेगा, इसमें ईएमएफ लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इसमें ईएमएफ इस तरीके से इंड्यूस होगा कि ये डिक्रीज ऑफ फ्लक्स को अपोज करेगा, डिक्रीज ऑफ फ्लक्स को अपोज करेगा, ठीक है। यानी उस फ्लक्स की वजह से जो करंट जनरेट होगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, उस जो ईएमएफ जनरेट होगा इंड्यूस्ड, जो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, फ्लक्स इज डिक्रीजिंग विद टाइम, so according to Faraday law EMF will be generated and EMF will be generated in such a way that it is going to oppose the decrease of flux across the loop. So that EMF is going to generate a current and that current will flow in such a way such that decrease of flux is opposed. So that current will be, I think I have done incorrect, ये नहीं होगा direction, it will be in this direction, so that जो ये करंट की वजह से ये काट दीजिए, ठीक है, तो मिटाएंगे तो सारा ही मिट जाएगा। हाँ, ये जो इंड्यूस्ड ये करंट जनरेट करेगा
वो इस डायरेक्शन में जनरेट करेगा। इस डायरेक्शन क्यों जनरेट करेगा? क्योंकि इस इंड्यूस्ड ईएमएफ से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी इन द सेम डायरेक्शन एज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रीइंफोर्स हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा के डिक्रीज ऑफ फ्लक्स को ये इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज करेगा। लेंज लॉ यही कहता है, ठीक है। तो induced EMF will be generated in such a way that the resulting current is going to reinforce the existing magnetic field, and in that way it is going to oppose the decrease of flux. It is going to oppose the decrease of flux. तो EMF जो जनरेट हुआ है वो जो डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन हमने क्वेश्चन में ले रखा है उसके ऑपोजिट डेवलप हुआ है, उसके ऑपोजिट डेवलप हुआ है, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला ये होता है इसमें, E इक्वल्स टू 1/b ओमेगा आर स्क्वायर। ये आप पढ़े भी होंगे रोटेटिंग रॉड या रोटेटिंग लूप के केस में, ठीक है। तो कांस्टेंट ही होता है, ठीक है। आर इज दिस रेडियस, आर इज दिस रेडियस। आई थिंक दिस इज करेक्ट। सो एक्चुअली ये होता है ना B इंटू ए, तो ए इज सेक्टर का एरिया होता है आपका पाई आर स्क्वायर थीटा, है ना। ये सेक्टर का एरिया होता है। थीटा को 2 पाई कर दोगे तो सॉरी नॉट पाई, ये फ्लक्स ही होता है। अगर कोई सेक्टर है तो इट इज 1/2 आर स्क्वायर थीटा, राइट, आर स्क्वायर थीटा। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा b/2 और आर स्क्वायर ओमेगा, डी थीटा बाई डी टी विल बी ओमेगा। वही यही फार्मूला आप जानते भी होंगे, शायद नहीं जानते तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस टाइप बी ओमेगा आर स्क्वायर ऐसे हो जाता है, ठीक। तो ईएमएफ जो भी जनरेट होगा कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। अब ये ईएमएफ कब तक रहेगा? जब तक ये ओपी बाहर ना जाए, मतलब 90 डिग्री और मूव कर जाएगा तब तक ये ईएमएफ रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये जो है पूरा का पूरा लूप जो है एयर में आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट 90 डिग्री तक फिर कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। फिर जब ये घुसेगा अंदर तब जनरेट होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? ये 90 डिग्री मूव किया तब तक कोई ईएमएफ नहीं हुआ क्योंकि फ्लक्स नहीं चेंज होता। अब नेक्स्ट 90 डिग्री में क्या है कि ये OQ जो है बाहर आना चालू हो गया, बाहर आना चालू हो गया तो ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ का जनरेट जो मैग्नीट्यूड है वो ये रहेगा और डायरेक्शन जो पॉजिटिव डायरेक्शन क्वेश्चन में लिया उसके ऑपोजिट रहेगा, ठीक है। मतलब कुछ इस टाइप का ग्राफ आपका बनेगा, ये नीचे चला जाएगा ईएमएफ, है ना, वर्सेस टाइम, ठीक है। अब जो ये पूरा का पूरा एयर में आ जाएगा फिर फ्लक्स विल बिकम जीरो, इट विल रिमेन जीरो फॉर नेक्स्ट 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये जो है आपका और घूमते हुए फिर ये इंटर करना चालू करेगा। जब इंटर करना चालू करेगा तो उसके से फ्लक्स बढ़ने लगेगा, ठीक है। अब फ्लक्स बढ़ने लगेगा तो ईएमएफ ऐसा इंड्यूस होगा कि वो इंक्रीज ऑफ फ्लक्स को अपोज करेगा। तो ऐसे केस में ईएमएफ आपका पलट जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का ग्राफ बनना चाहिए। तो एक बार देखते हैं कौन सा है इसमें, ठीक है। तो देखिए आंसर कौन सा बन रहा है। आई थिंक ए इज करेक्ट आंसर। और ऑप्शन देख लेते हैं। नहीं, ए नहीं, नीचे है, हाँ, ए इज करेक्ट, ए ही है, ए इज करेक्ट। पहले नेगेटिव, जो पहला 90 डिग्री कोई फ्लक्स नहीं हुआ, कोई फ्लक्स में चेंज नहीं है, ईएमएफ इज जीरो। नेक्स्ट 90 डिग्री में वो एक साइड बाहर निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, तो आपका ईएमएफ है जीरो। फिर नेक्स्ट 90 डिग्री एयर में ही रह गया तो कोई फ्लक्स में चेंज नहीं है, ईएमएफ इज जीरो। फिर नेक्स्ट 90 डिग्री में वो जो लूप है वो घुसना चालू हो जाएगा अंदर, तो फ्लक्स इंक्रीज करना चालू होगा। तो फ्लक्स इंक्रीज होगा तो ईएमएफ फिर इंड्यूस होगा, और उसका ईएमएफ ऐसे डायरेक्शन में इंड्यूस होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीकन करेगा। बाय वीकनिंग द मैग्नेटिक फील्ड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गोइंग टू अपोज द इंक्रीज ऑफ फ्लक्स, गोइंग टू अपोज द इंक्रीज ऑफ फ्लक्स, ठीक है। ओके फाइन, आई होप यू अंडरस्टैंड।
समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये consider a sealed but thermally conducting container of total volume V, which is in equilibrium with thermal bath at temperature T, ठीक है। The container is divided into two equal chambers by thin partition which is thermally conducting but impermeable to particles, ठीक है। One of the chamber contain ideal gas, other is vacuum. The partition is removed suddenly and the ideal gas is allowed to expand till fill the entire container. Then once equilibrium is reached, the entropy per molecule will increase by what amount? देखिए, बात से इंटरफेस पे, बात से कनेक्टेड है, बाहर एक टेम्परेचर एक रिजर्वायर है एक तरह से, या यू आर इट इज इन इक्विलिब्रियम विथ थर्मल बाथ से इक्विलिब्रियम में है, मतलब टेम्परेचर इज नॉट गोइंग टू चेंज, टेम्परेचर इसका नहीं चेंज होगा, ठीक है, टेम्परेचर इज नॉट गोइंग टू चेंज। सो इट इज ए काइंड ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन, तो इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन द हीट which will be absorbed by the gas is going to be, dq is going to be, du is 0 because ये isothermal expansion है, so that will be equal to simply dw, and dw is nothing but is pdv, right? So ds is going to be dq by t, so that will be equilibrium change ही पूछा है ना, change in equilibrium, change in entropy, sorry. And P by T is what? P by T is, okay, yeah. Suppose 1 mole है, क्योंकि पर molecule ही पूछा है बाद में, तो this will be R by V, R by V dV, right? So the change in equilibrium, change in entropy is going to be simply, so if it is V naught initially, it becomes 2 V naught finally. So it is R log 2. ठीक है, we have assumed 1 mole, so change in entropy per molecule is how much? Delta S, 1 mole ले रहे हैं तो upon Avogadro number, so that is going to be R by Na, Avogadro number. So R by Na is nothing but Boltzmann constant. So it will be K ln 2, ठीक है। क्लियर है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है क्योंकि इट इज इन इक्विलिब्रियम विथ थर्मल बाथ आउटसाइड, सो टेम्परेचर इज नॉट गोइंग टू चेंज, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा उस केस में ना। ओके, आई होप इट इज क्लियर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्या बोल रहा है, थोड़ा सा इसको ऊपर करें, इसको बड़ा भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक, 5 identical bosons are distributed in energy level E1 and E2 with degeneracy of 2 and 3. मतलब आपका जो you have this is E2 and this is E1, right? And degeneracy कितना है? Degeneracy is, this is your G1 is 2
and degeneracy over here is 3. Okay, find the number of microstate if there is 3 bosons, मतलब जो N1 है आपका, that is going to be 3 here, and 2 bosons in energy level 2. ठीक, ओके, तो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ इसका फार्मूला है, देखिए, याद भी रखिए, इसका प्रूफ तो खैर जरूरत नहीं है अभी आपको। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स का ऐसे कैसे फार्मूला है, दैट इज गोइंग टू बी सिंपली प्रोडक्ट ऑफ GI प्लस NI -1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे तो I दो ही लेवल है, I = 1, I = 2, तो इसको कर लो यार, ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू G1 प्लस N1 -1 और N1 फैक्टोरियल, ठीक है। एंड देन यू हैव G2 plus N2 - 1 upon N2 factorial and this, ठीक है, okay, fine. So this will be now, अब G1 कितना है, 2, G1 plus N1 - 1, 2 plus 3 - 1, 5 - 1, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। G2 plus N2 - 1, G2 plus N2 is again 5, 5 - 1, 4 factorial. N1 is 3 factorial. And G1 - 1, 1 factorial. So 1 factorial is 1. N2 factorial, 2 factorial. And G2 - 1, 3 - 2, 2 factorial. अब देखो कितना आ रहा है जी, 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल तो 4 ही हो गया, एंड 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल इज 4 × 3, 4 × 3 12, और 2 फैक्टोरियल एक और बच गया, 2 हो जाएगा। सो इट इज गोइंग टू बी 24। ये फार्मूला याद रखिए, ऐसा ही फार्मूला आपको फर्मी डायरेक्ट में भी मिलेगा। तो 24 इज गोइंग टू बी द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। you'll have 24 microstates. You'll have 24 microstates. Okay, you just remember this formula. ये प्रोडक्ट होता है, ठीक है, सम का ऐसे W टाइप का होता है। ओके, सो दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर 20। ये देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। A two-level system with zero ground state energy is in equilibrium at a non-zero finite temperature. If alpha is alpha is defined as the ratio mean of E square upon mean E of whole square, the mean of E whole square. E is mean energy and E square mean square energy. Then this is what. तो लेट्स अज्यूम कि बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ही अज्यूम करते हैं बाय डिफॉल्ट, है ना। दो एनर्जी लेवल आपको दिया हुआ है, सपोज यू हैव एक एनर्जी लेवल ये है, एक एनर्जी लेवल ये है। ग्राउंड स्टेट में आपका क्या है, सपोज एनर्जी इज 0, ग्राउंड स्टेट में यू हैव 0 एनर्जी, यार E1 इज 0। एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी सपोज करो E है, ठीक है। ओके, सो सपोज you have n0 particles over here. So we have n0 particle over here. Then in that case, if I apply the Boltzmann distribution, then energy in this level, sorry, the number of particles in this level is going to be this minus this upon kT, so minus E upon kT. अगर n0 पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में है तो एक्साइटेड स्टेट में n0 इंटू ई टू द पावर माइनस
एप्सिलॉन बाई के टी हो जाएगा। एप्सिलॉन द एनर्जी एसोसिएटेड विद द सेकंड एनर्जी लेवल। ठीक है, तो अगर हम लोग इसकी बात करें, सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू एन नॉट इंटू 0 E1 प्लस N1 इंटू E2 ऑन, यही मीन एनर्जी हो गया ना। E1 तो 0 हो गया और N1 आपका N0 इंटू ई टू द पावर माइनस ई बाई के टी हो गया और एनर्जी E2 आपका E है अपॉन N0 प्लस N0 ई टू द पावर माइनस ई बाई के टी। सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, ई टू द पावर अपॉन E आ गया। ठीक, ऐसे ही हम लोग लेट्स फाइंड आउट दिस द सेकेंड। ऐसे निकलेगा N0 इंटू E1 का होल स्क्वायर N1 इंटू E2 का होल स्क्वायर, है ना। अब E1 तो 0 है, ये क्या आ जाएगा N1 आपका दिया हुआ है ना। आइए हो जाएगा N0 so this comes to be upon ऐसा जाएगा। ठीक, ओके फाइन। नाउ इसको मिटा देना है, हम लोग को निकालना अल्फा। सो अल्फा इज अपॉन दिस। अब इसको करो, देखो क्या आ रहा है, ये आ जाएगा आपका ई टू द पावर माइनस अपॉन 1 प्लस ये। अब इसका स्क्वायर करना डिनोमिनेटर में, तो ये आ जाएगा ई टू द पावर माइनस ट्वाइस एप्सिलॉन बाय के टी and I think we have missed this epsilon. Epsilon का स्क्वायर हो जाएगा and 1 प्लस का होल स्क्वायर, तो ये कट जाएगा आपका। तो फाइनली आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 1 प्लस अपॉन ये आ जाएगा ना। सो दिस इज गोइंग टू बी प्लस 1, यानी ये संख्या जो है आपका 2 से बड़ा होगा। ये 1 है, आइए मिनिमम इसका 1 होगा, अगर ई को 0 भी लेंगे तब भी 1 हो जाएगा। तो ये तो संख्या जो है आपका 2 से बड़ा होगा, है ना। और 2 से बड़ा कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एनर्जी। तो आई थिंक ए इज द करेक्ट आंसर। इट्स मोर देन 2 it can go to any value depending on the value of epsilon. Depending on the value of epsilon it can go to any value. ठीक है, you understand, we have made use of Boltzmann statistics. ठीक है, Maxwell Boltzmann statistics. फाइन, ये देखिए क्वेश्चन, क्या बोला है, एक्स नॉर गेट, 3 इनपुट दिया हुआ है, ये 3 इनपुट है। एक्स नॉर गेट के बाद क्या आउटपुट निकलेगा, एक्स नॉर गेट के बाद क्या आउटपुट निकलेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो एक्स नॉर गेट क्या होता है, जॉर गेट का कॉम्प्लीमेंट होता है। जो आपका फाइनल आउटपुट निकलेगा Q,
दैट विल बी सब बार। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले ए ये निकाल लेते हैं। ये होता है आपका ए बार बी प्लस ए बी बार। ठीक है, तो ए आपका क्या दिया हुआ है? ए इज 0 0 0 1 1 0 1 1। बी क्या दिया हुआ है? बी आप पहले हम लोग ए जॉर बी निकाल लेते हैं, फिर जो आएगा उसको फिर बी उतना जॉर सी कर देंगे। ठीक है, ए बी पहले ये निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 1 0 1 0 0 0 1 1। पहले ये निकालो। ठीक है, बिट बाय बिट ऑपरेट करेंगे, बिट बाय बिट ऑपरेट करेंगे। एक के नीचे एक लिख दिया है। अब 1 1 में ये करो, ए इक्वल 1 बी इक्वल 1 करेंगे तो क्या आएगा? अगर ए इक्वल 1 बी इक्वल 1 करेंगे तो ये ऑपरेशन करो, तो ए बार बी प्लस ए बी बार करोगे, ये 0 आएगा। ठीक है, अगर सेम रहेगा तो 0 ही हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट सेम सेम बिट रहेगा तो इसका वैल्यू 0 ही निकल के आएगा, क्योंकि ए बार करोगे तो ये 0 हो जाएगा, अब बी 0 × 1 0 ही हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट टाइम भी आपका ए बी बार करोगे तो ए आपका 1 है, बी बार आपका 0 हो जाएगा, तो 0 ही हो जाएगा आपका। ठीक है, 0 0 ये भी आपको 0 देगा, 1 0 ये आपको 1 दे देगा, क्योंकि ए बार बी करोगे तो 0 आएगा, लेकिन ए बी बार करोगे ना तो बी बार आपका 1 हो जाएगा, तो 1 × 1 1 हो जाएगा। तो डिफरेंट रहेगा तो 1 देगा, सेम रहेगा तो 0 देगा। 1 0 भी आपको 1 दे देगा, 0 1 भी आपको 1 दे देगा, 0 0 आपको 0 देगा, 0 1 आपको 1 दे देगा। ये बिट हो गया। दिस इज ए बार बी, दिस इज योर सॉरी ए जॉर बी। ठीक, अब हमको क्या करना है? अब हमें ये निकालना है, ए जॉर बी जॉर सी। सी पहले निकाल लो। सी आपका क्या दे रखा है? 0 0 1 0 1 1 1 0। ठीक, आपको निकालना क्या है? आपको ये निकालना है, ये निकालना। ठीक, अब क्या होगा? 0 0 विल गिव यू 0, 0 1 विल गिव यू 1, 0 1 will give you 1, 1 1 will give you 0, 1 0 will give you 1, 1 1 will give you 0, 0 0 will give you what? 0, 1 0 will give you 1। ठीक है, अब हम लोग को नॉर गेट का निकालना है ना, नॉर गेट जो एक्स नॉर निकालना है, तो हम लोग को ये बेसिकली निकालना है, ये आ जाएगा आपका 0 1 1 0 1 0 0 1। दो किससे मैच करते हैं? ए आंसर हो जाएगा। ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है? नहीं क्लियर हो तो आप बताइएगा कमेंट में पुट करके। ये क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, क्या बोला? इन एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप positively charged particles are detected by a detector which requires negative DC voltage of -200 वोल्ट। अच्छा, डिटेक्टर जो है उसको -200 वोल्ट चाहिए, डीसी वोल्टेज बहुत हाई वोल्टेज चाहिए। एवरी टाइम ए चार्ज पार्टिकल डिटेक्टर बाय डिटेक्टर इट गिव्स ए ट्रांजिएंट पल्स ऑफ 10 millivolt। द डाटा कलेक्शन सिस्टम यूज्ड फॉर एक्सपेरिमेंट needs to detect this pulse, however it cannot operate at -200 volt। Which of the following circuit can be used to connect data collection system to the detector to obtain these pulses? देखिए समझिए इस चीज को, जो डिटेक्टर है वो बहुत हाई वोल्टेज पे वर्क कर रहा है, डिटेक्टर इज वर्किंग ऑन वेरी हाई वोल्टेज, और डाटा जो एक्विजिशन सिस्टम है, डाटा कलेक्शन सिस्टम है, वो इट कैनॉट वर्क एट हाई वोल्टेज, वो हाई वोल्टेज पे वर्क नहीं कर सकता है। इसका मतलब यह है कि डिटेक्टर और डाटा एक्विजिशन सिस्टम के बीच में देयर हैज टू बी डीसी आइसोलेशन, देयर हैज टू बी डीसी आइसोलेशन। मतलब जो डिटेक्टर है उसका डीसी वोल्टेज
डाटा कलेक्शन सिस्टम में फ्लो नहीं करना चाहिए। और डीसी आइसोलेशन, द बेस्ट डिवाइस विच कैन बी यूज्ड टू डू दिस डीसी आइसोलेशन इज कैपेसिटर। तो आपको डाटा एक्विजिशन सिस्टम में और डिटेक्टर के बीच में कैपेसिटर डालना पड़ेगा, क्योंकि ये पल्स जो है ना, ट्रांजिएंट पल्स, ये तो आपका वेरिंग वोल्टेज रहता है, तो ये तो कैपेसिटर के क्रॉस पास कर जाएगा, ठीक है। ट्रांजिएंट पल्स है, आप आरसी सर्किट पढ़े होंगे, जो ट्रांजिएंट वोल्टेज होता है वो कैपेसिटर के एक साइड से दूसरे साइड फ्लो कर जाएगा। लेकिन जो डीसी है, कैपेसिटर इज गुड एट आइसोलेटिंग डीसी। कैपेसिटर एक बढ़िया डिवाइस है डीसी को आइसोलेट करने के लिए, ठीक है। तो आपका इसमें वो आंसर होगा जिसमें डिटेक्टर और डाटा एक्विजिशन सिस्टम में ये कैपेसिटर लगा होगा। तो ये आई थिंक दिस इज करेक्ट, क्योंकि देखो डिटेक्टर और डाटा एक्विजिशन के बीच में कैपेसिटर, ये कैपेसिटर क्या करेगा, इट इज गोइंग टू क्रिएट डीसी आइसोलेशन। कहाँ गया वो डीसी आइसोलेशन क्रिएट करेगा, आई थिंक समझ रहे, वो डीसी आइसोलेशन कॉज करेगा कैपेसिटर। ओपन दिस, जो कैपेसिटर जो ये क्या, ये देखिए, ये जो कैपेसिटर है, दिस कैपेसिटर is going to create a DC isolation between detector and data acquisition। जो डाटा कलेक्शन सिस्टम है ये डीसी को इधर से इधर नहीं आने देगा, ठीक है, बट ट्रांजिएंट पल्सेस तो कैपेसिटर के क्रॉस फ्लो करेंगे, ठीक है, जैसे हम लोग आरसी सर्किट में देखे हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आपको, ये सही हो जाएगा। ये देखिए 18वां क्वेश्चन, a faint star is known to emit light of given frequency at an average rate of 10 photon per minute. An astronomer plans to measure this rate using photon counting detector. If she wants to measure the rate to an accuracy of 5%, approximately how long should be the exposure time? यार ये फोटोन काउंटिंग डिटेक्टर थोड़ा सा गूगल में देखना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो इसको एक बार देख के आएंगे फिर इसको करवाएंगे, ठीक है। आई हैव नो आइडिया ऑफ फोटोन काउंटिंग डिटेक्टर। ये आई जस्ट स्टडी दिस फोटोन काउंटिंग डिटेक्टर, ठीक है, और फिर इसको सवाल को देखेंगे, ठीक है, कैसे होगा। तो अभी इसको हम स्किप कर रहे हैं। I'll go to next question. I'll come back to this once I get the idea of photon counting detector, how it operates, ठीक है। In the meantime अगर किसी को फोटोन काउंटिंग डिटेक्टर पे अच्छा मटेरियल अगर नेट पे मिले तो you just let me know, ठीक है। I'll also see that, okay। So let's go to next question. We'll do that बाद में करेंगे, ठीक है। ये देखिए ये क्या बोल रहा है, इन अ मरकरी वेपर लैम्प एन इलेक्ट्रिक आर्क पासिंग थ्रू मरकरी वेपर प्रोड्यूसर लाइट। इन अ मरकरी वेपर लैम्प एन आर्क पासिंग थ्रू मरकरी वेपर प्रोड्यूसर लाइट, व्हेन द लैम्प इज स्विच्ड ऑन द आर्क इज स्ट्रक एंड द लिक्विड मरकरी स्टार्ट इवेपोरेटिंग एज द टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीजेस। In a certain experiment, the Michelson interferometer is set up with mercury vapor lamp as a light source and lamp is switched on. Which of the following effect will be observed? देखो मरकरी वेपर लैम्प से मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं निकलता, 2-3 लाइट निकलता है। तो 2-3 लाइट में अगर निकलेगा तो मतलब शुरू सेंट्रल फ्रिंजेस तो सही दिखेगा, लेकिन बाद में जो फ्रिंजेज होगा वो थोड़ा डिम होगा, मतलब कंट्रास्ट जो फ्रिंजेज का होगा वो पुअर रहेगा, ठीक है, मतलब पुअर हो जाएगा। जैसे जैसे और भी लाइट, जैसे शुरू में तो डिम रहेगा मरकरी वेपर लैम्प, धीरे धीरे लाइट बिल्डअप होगा, तो जैसे जैसे लाइट बिल्डअप होगा जो कंट्रास्ट होगा, क्योंकि बाकी सारे वेवलेंथ भी आना चालू होगा, तो कंट्रास्ट जो है थोड़ा पुअर होता जाएगा। देखिए क्या आंसर बोल रहा है, इनिशियली फ्रिंज विल अपीयर विद हाई कंट्रास्ट बट लो इंटेंसिटी तो होगा ही, बाद में इंटेंसिटी बढ़ेगा विच विल बी रिड्यूस इन कंट्रास्ट। ये ठीक है, ये आंसर
बी भी देख लेते हैं एक बार। इनिशियली नो फ्रिंज विल बी ऑब्जर्व, नहीं फ्रिंजेस तो ऑब्जर्व होगा, ये गलत है, फ्रिंज विल बी ऑब्जर्व, ठीक है, नो फ्रिंज विल बी ऑब्जर्व, ये भी गलत है। हाई कंट्रास्ट फ्रिंज विल अपीयर एज सुन एज लैंप इज स्विच्ड ऑन एंड विल रिमेन सो एज द लैंप इज ऑन, नहीं कंट्रास्ट थोड़ा घटेगा बाद में ना, एज द इंटेंसिटी बिल्ड अप कंट्रास्ट जो है थोड़ा फ्रिंजेस का घटता जाएगा, ठीक है। सो ए विल बी करेक्ट आंसर, A will be the correct answer. Okay. ये देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। A beam of photon of 1 million electron volt energy each is shot at 10 millimeter thickness lead brick, ये जो brick का thickness है that is 10 millimeter. Given the density of lead is 11.29 gram per centimeter cube, its atomic mass is 207 AMU, and also the interaction cross section for this photon with lead atom is 10 to the power minus 23. The fraction of incident photon that will cross the brick without losing any energy is, suppose n naught is the number of photon on this side and n is the number of photon on this side. Then the relation goes like this, ये याद भी रखिए आप, e to the power minus mu x, where this coefficient mu can be written as the Avogadro number into density into this x is thickness basically here, so Avogadro number and this cross section area upon the atomic mass, ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, so if I calculate this value, this will be 6.023 into 10 to the power 23. Density is 11.29 gram per centimeter cube, and this is 10 to the power minus 23 upon atomic mass is 207 ग्राम, ठीक है। तो ये आपका आ रहा है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है, और सिग्मा जो है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया और ये आपका ग्राम में आ गया, ठीक है, गुड। तो 1 सेंटीमीटर का इसका यूनिट जो हो जाएगा, देखो ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर, तो नीचे 1/सेंटीमीटर बचेगा, तो ये इसका यूनिट हो जाएगा म्यू का। तो उस केस में हम लोग एक्स भी सेंटीमीटर में ही लेंगे, एक्स भी हम लोग सेंटीमीटर में लेंगे। तो ये वैल्यू निकाल लो पहले, कितना आ रहा है, ये वैल्यू निकाल लो कितना आ रहा है, 10 to the power 10, ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 6.023 इंटू 11.29 भागा 207, ये आ जाएगा 0.3285 सेंटीमीटर इनवर्स। So n upon n naught is e to the power 0.3285 और x को भी सेंटीमीटर में लिखो, 10 मिलीमीटर वाइड, सो 1 सेंटीमीटर। ये आपका फ्रैक्शन हो जाएगा जो पास करेगा, तो इसको निकाल लेते हैं हम लोग, e टू द पावर हो जाएगा ना, e टू द पावर कैसे निकलेगा यार, इसमें निकल गया, e टू द पावर माइनस ऑफ 0.3285,
सिंटैक्स एरर। e to the power जीरो पॉइंट 72 परसेंटेज में करोगे तो 72% हो जाएगा। परसेंटेज में करोगे तो 72% हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज में इट विल बी 72%। ठीक, ओके। तो ये फार्मूला याद रखिए, रिमेंबर दिस फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला याद रखिए। आगे चलें। ये देखो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न। भाई ये तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न स्क्वायर का ऐसा होता है, स्क्वायर होल का, बट ये सिंगल स्क्वायर होल का नहीं है, ये दो स्क्वायर होल का है साथ साथ, क्योंकि सिंगल स्क्वायर होल का जो होता है वो इस टाइप का होता है। ये जो दिखा रहा है ना, ये इस टाइप का रहेगा, पूरा पूरा ही शेडेड रहेगा। ठीक है, मतलब इसमें गैप नहीं रहेगा, ये इस टाइप का रहेगा, फिर इस टाइप का रहेगा, फिर ये रहेगा। तो ये दो स्क्वायर होल का है बेसिकली, दोनों साइड रहता है। स्लिट में तो एक साइड ही, एक डायमेंशन के लॉन्ग फ्रिंजेस दिखेगा आपको। अगर सिंगल रहेगा तो इस टाइप का रहेगा। बीच में जो कटा कटा इसलिए दिख रहा है क्योंकि दो स्क्वायर होल का फ्रिंजेस ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, जहां एक का मैक्सिमा आ रहा है उस दूसरे का मिनिमा आ सकता है, तो इसलिए आपको बीच बीच में डार्क टाइप का लाइन दिख रहा है आपको। ठीक है, सिंगल स्क्वायर का इस टाइप का होता है। ठीक है, ये दो स्क्वायर होल का फ्रिंजेस आपका है, इसलिए आपको ये दिख रहा है, ये जो डार्क डार्क पैचेस दिख रहा है ना, डार्क डार्क, ये दो स्क्वायर होल का है, क्योंकि एक स्क्वायर का जहाँ मैक्सिमा है वहाँ दूसरे का मिनिमा आ सकता है। तो आई थिंक दिस वुड बी करेक्ट आंसर। और इस टाइप क्वेश्चन आता है, देखिए आपको ना 4-5 दे देगा, बोलेगा बताओ इसके अकॉर्डिंग स्लिट दे दो, या फिर आपको स्लिट दे देगा, नीचे फ्रिंजेस दे देगा, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए आएगा। ठीक है, बाकी भी ऑप्शन देख लेते हैं। अच्छा, ये ऊपर नीचे नहीं, ये नहीं होगा, एक सिंगल तो नहीं होगा। सिंगल का तो बीच बीच में जो डार्क लाइंस दिख रहा है ना, वो नहीं होता सिंगल वाले में। दो ऐसे नहीं, हॉरिजॉन्टली होगा दो होल्स। चौथा क्या है, चार होल नहीं होगा, वाला वाला ही होगा, दो होल हॉरिजॉन्टली। ठीक है, ओके, ठीक है। ये काफी आता है इस टाइप का क्वेश्चन आपका। ये देखिए, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिस्क्राइब्ड बाय फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये देखो स्टैंडिंग वेव है, दो स्टैंडिंग वेव का सुपरपोजिशन है। सुपरपोजिशन, एक स्टैंडिंग वेव एक्स डायरेक्शन में है, दूसरा स्टैंडिंग वेव जो है एक स्टैंडिंग वेव जो है आपका एक्स डायरेक्शन में उसका फील्ड वाइब्रेशन है, और दूसरे स्टैंडिंग वेव का फील्ड वाइब्रेशन वाई डायरेक्शन में है, और जो प्रोपगेशन है वो जेड डायरेक्शन में है। प्रोपगेशन जो है वो जेड डायरेक्शन में है। ठीक है, और ये सर्कुलरली पोलराइज्ड भी है, क्योंकि देखिए इट इज सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स विच हैज गॉट ए फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। एक वेव एक्स डायरेक्शन में फील्ड वाइब्रेशन, दूसरे का वाई डायरेक्शन में फील्ड वाइब्रेशन है, और एक्स वाइब्रेशन और वाई वाइब्रेशन का जो फील्ड का फेज है वो 90 डिग्री बाई 90 डिग्री डिफर कर रहा है। सो इट इज ए सर्कुलरली पोलराइज्ड स्टैंडिंग वेव। It is circularly polarized standing wave, a left circularly polarized standing wave along positive z axis.
अब लेफ्ट पोलराइज्ड है कि राइट पोलराइज्ड है, ये ट्रेवलिंग वेव तो नहीं होगा, ट्रेवलिंग वेव तो हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि ये देखिए साइन के जेड कॉस ओमेगा टी इस फॉर्मेट का है, तो ट्रेवलिंग वेव तक का क्वेश्चन ही नहीं है। ये चेक करना पड़ेगा लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड है कि राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड है, तो आप यहां से देख सकते हैं। यहां से आप चेक कर सकते हो लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड है या राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड है। जैसे आप देखो कॉस ओमेगा टी है, कॉस ओमेगा टी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ई एक्स है, ई एक्स मान लो टी को 0 लेते हैं, तो ई एक्स अगर इसका ऐसे है तो ई वाई जो होगा वो ई एक्स इज एट टी को 0, ई एक्स विल बी दिस cos omega t will be 1 and cos omega t minus pi by 2 will be 0, राइट, यहाँ होगा। अब जैसे ही टाइम बढ़ेगा आपका दिस विल गो ऑन, ये आपका फॉल करेगा, ई एक्स फॉल करेगा, और ई वाई जो है, ई वाई जो है वो राइज करेगा। ई एक्स देखो, ई एक्स कॉस ओमेगा टी हाइएस्ट वैल्यू टी को 0 पे पोजेस करता है, ठीक है। आइए ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, टी को 0 करोगे तो कॉस माइनस पाई बाई 2 होगा, तो ई वाई इज गोइंग टू बी 0। एज द टाइम पासिस ऑन ई एक्स इज गोइंग टू फॉल, ई वाई इज गोइंग टू राइज, तो आपका जो फील्ड वाइब्रेशन होगा, नेट फील्ड जो होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, ये नेट फील्ड होगा, क्योंकि देखो इसका जो एक्स कॉम्पोनेंट है वो रिड्यूस कर गया, अब वाई कॉम्पोनेंट जो है पहले 0 था अभी राइज कर गया। एज टाइम कीप ऑन पासिंग एक्स कॉम्पोनेंट विल कीप ऑन फॉलिंग, ठीक है, एक्स कॉम्पोनेंट घटता जा रहा है, वाई कॉम्पोनेंट राइज करता जा रहा है। तो ये रोटेशन किस डायरेक्शन में आपका है, लेफ्ट, लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड है, दिस इज लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड, दिस इज लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड स्टैंडिंग वेव अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन तो क्वेश्चन है ही नहीं, मतलब वो तो पॉजिटिव जेड एक्सिस ही है, क्योंकि इसको जो ब्रेक करोगे तो के जेड प्लस ओमेगा टी, के जेड माइनस ओमेगा टी ऐसे करके आएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव जेड एक्सिस में है और लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड। सर्कुलरली पोलराइज्ड इसलिए है क्योंकि एक्स वाइब्रेशन वाई वाइब्रेशन का जो फील्ड है उनके बीच में फेज डिफरेंस पाई बाई 2 है और उनका एम्पलीट्यूड सेम है, ठीक है। अगर एम्पलीट्यूड सेम नहीं होता है तो इलिप्टिकली पोलराइज हो जाता है, बट एम्पलीट्यूड सेम है, ठीक है, तो इसलिए आपका लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज है। कई चीज़ एक साथ है, सर्कुलरली पोलराइज है, लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज है, स्टैंडिंग वेव है, ठीक है, पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है। ओके, सो यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। ये देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a minimum energy required to dissociate hydrogen molecule H2 into 2 atoms is 4.5 electron volt। H2 से ब्रेक करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक, 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्या बोल रहा है, इफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब उतना एनर्जी बाहर निकलेगा, ठीक है, मतलब उतना एनर्जी आपका बाहर निकल जाएगा, मतलब कि एच से एच में एच जो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, when H absorbs electron, तो जो ये तो एनर्जी which has to be given into the system, तो इतना एनर्जी बाहर निकलेगा 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। अब क्या बोल रहा है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट हाइड्रोजन एटम इनटू H प्लस एंड H माइनस। अब यहां H को आयोनाइज भी करना पड़ेगा ना, मैं H को यहाँ आयोनाइज करना पड़ेगा, मतलब यहाँ से 2 में ब्रेक कर दिया हमने, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन किया, एनर्जी हमारा बाहर निकला। अब H को
मतलब अगर हम लोग ऐसे करना चाहते हैं तो 3 स्टेप में कर रहे हैं। पहले तो H2 को ब्रेक कर दिया H में, फिर H को एक H जो है इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द एनर्जी रिलीज व्हेन द एटम एब्जॉर्ब्स इलेक्ट्रॉन। जहाँ एब्जॉर्ब होगा वहाँ एनर्जी रिलीज होगा, जहाँ डिसोसिएट करना वहाँ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। तो अब यहाँ पे डिसोसिएट करेंगे तो H प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस होगा, ठीक है। तो इस केस में आपका एनर्जी रिक्वायर्ड हो जाएगा। एनर्जी रिक्वायर्ड कितना होगा, आयनाइजेशन एनर्जी कितना होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो फर्स्ट सेल में होता है -13.6, उतना ही एनर्जी इसको दोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा, है ना। जितना 13.6 जो आपका इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होता है -13.6, उतना ही बाहर से जब काइनेटिक उतना ही बाहर से एनर्जी दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर हो जाएगा, तो इतना एनर्जी रिक्वायर्ड हो जाएगा। इन तीनों का अगर जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा ये चीज़ ना, ये तीनों को इक्वेशन को जोड़ दो तो व्हाट यू गेट इज दिस, इसको भी जोड़ दो, 13.6 4.5 13 4 17 18.1 माइनस 0.75 आई थिंक इट विल 17.35, ये आ जाएगा 17.35 हो जाएगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री टाइप हो गया, ओके। ये देखिए, ये देखिए, आई थिंक पार्ट ए में 2 क्वेश्चन रह गया है। ये देखिए क्या बोल रहा है, द बाइंडिंग एनर्जी EB ऑफ ए न्यूक्लियाइड XAZ with atomic number Z and mass number A is given by semi-empirical formula where constant parameters। अच्छा ये देखिए, लिक्विड ड्रॉप वॉन विस्जैकर बाइंडिंग एनर्जी फार्मूला है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल का एक्सटेंशन है। इसके लिक्विड ड्रॉप मॉडल में तो 3 ही टर्म होते हैं आगे। अच्छा एक और टर्म इसे मिसिंग है, चलो कोई नहीं। वॉन विस्जैकर फार्मूला है ये, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी का। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मास डिफरेंस बिटवीन 2 मिरर न्यूक्लियाई, व्हाट इज द मास डिफरेंस बिटवीन 2 मिरर न्यूक्लियाई C613 N713, इट इज नोन दैट बोथ ऑफ देम आर स्फेरिकल शेप एंड हैव यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए मास ऑफ as per this formula, mass of XAZ is basically ZMP A minus ZMN, but I can write MP and MN in terms of MEVs। MP और MN को हम लोग MEVs के टर्म्स में लिख सकते हैं, माइनस बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी। तो अगर हम लोग डिफरेंस ऑफ मास डिफरेंस निकालना चाहते हैं, मास डिफरेंस ऑफ दिस माइनस मास ऑफ नाइट्रोजन 13.7, क्या हो जाएगा। पहले कार्बन का निकालना है मास, कार्बन का मास क्या हो जाएगा 6 MP, एटॉमिक मास नंबर तो दोनों का सेम है, 13 में से 6 हो जाएगा 7 Mn माइनस देखिए कार्बन और नाइट्रोजन का ये टर्म तो सेम रहेगा, ये टर्म भी सेम रहेगा कि एटॉमिक ए तो सेम है दोनों का, ए इज 13 फॉर बोथ ऑफ देम। ये देख लो a माइनस 2Z, दोनों का a 13 है, ठीक है, और एक में हो जाएगा 6 दूनी 12 1
और दूसरे ये हो जाएगा कार्बन के केस में A-2Z, ठीक है। A-2Z in case of nitrogen will be how much? 13 minus 2 गुना 7, that is -1. लेकिन स्क्वायर है, so I can say A-2Z of square is same for both. सेम फॉर बोथ, समझ में आ रहा है आपको? दोनों का A सेम है तो ये टर्म तो दोनों के लिए सेम रहेगा और ये भी सेम रहेगा। जो डिफरेंस है वो सिर्फ यहाँ रहेगा, डिफरेंस जो है वो यहाँ रहेगा। तो ये जो तीनों टर्म है, ये और ये तो दो तीनों सबके लिए सेम है। तो इसको हम ऐसा करते हैं ना, माइनस बाइंडिंग एनर्जी है ना, तो इसको हम इसको x0 लिख देते हैं, ठीक है, प्लस इन तीनों टर्म को जोड़ के x0, दोनों में सेम है ना चूंकि, तो इसको हम लोग x0, इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, x0 लिख दिया जाए, माइनस AC इज हाउ मच? 0.7, z इंटू जेड -1, z यहाँ पे क्या है 6, तो 6 इंटू 5 एंड 13 टू द पावर 1/3, ठीक। ये हो गया कार्बन का। माइनस नाइट्रोजन का क्या है? 7 MP प्लस 6 Mn माइनस x0 0.7 और z क्या है यहाँ पे 7, तो 7 गुने 7 -1, 7 गुने 6, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फाइनली जो मास डिफरेंस है, दैट इज गोइंग टू बी 6 MP माइनस 7 MP एंड 7 Mn माइनस 6 Mn, मतलब Mn माइनस MP और प्लस 6 गुने 5, एक सेकेंड को, वो ये बड़ा है मतलब नहीं, नाइट्रोजन वाला बड़ा है, कोई नहीं, चलो ठीक है लिखते हैं Mn, हाँ ठीक है, प्लस 0.7 इंटू 30 बाई माइनस 0.7 इंटू 7×42, ओके। तो ये निकालो जरा वैल्यू, 30 और 42, Mn माइनस MP करीब करीब 1 MeV होता है, ठीक है, करीब करीब, प्लस माइनस इनफैक्ट माइनस 0.7 इंटू 12 अपॉन 13 टू द पावर 1/3, और यू कैन से 1 माइनस 6284, ये वैल्यू निकालो जरा, वन माइनस ब्रैकेट 8.4 भागा 13 टू द पावर 1/3, करीब करीब 2.57 आ रहा है। नाइट्रोजन बड़ा है ना, नाइट्रोजन का मास ज़्यादा है, तो ये आंसर हो जाएगा। इनफैक्ट ये इधर रहेगा और ये इधर रहेगा, पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा, समझ रहे हैं, ये आ जाएगा। ये फेमस है, वॉन विस्जैकर फार्मूला है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बाद पढ़ते हैं इसको हम लोग, ठीक है। सेमी इंपेरिकल फार्मूला गिवन बाय वॉन विस्जैकर, ठीक है, ओके, ठीक है, गुड।
आगे चलिए। ये देखिए, a relativistic particle moving in a one dimension x start from rest at x equal to 0 and is subjected to uniform and constant force field along x direction। एक पार्टिकल है, इसे फोर्स F लगा दिया हमने, नहीं, in x direction। If dashed line correspond to x equal to ct, which are following curve would best represent position xt of the particle। देखिए, इसको करने का जरूरत नहीं है। देखो, मतलब इसको ना ऐसे चाहो तो आप न्यूमेरिकली सॉल्व भी कर सकते हो, समझ रहे हो, इसको न्यूमेरिकली आप सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन एक और ग्राफ देख के भी कुछ आइडिया लग जाएगा। एक बार चेक करते हैं, देखिए, ये देखो ये डैश लाइन जो है ना, x इक्वल टू ct है, मतलब x इक्वल टू ct तब होगा when the particle is traveling with c speed, which you don't have। ठीक है, c is the ultimate speed limit। आप f फोर्स लगा के you cannot have the particle traveling with c speed। तो x इक्वल टू ct ये तो अल्टीमेट हो गया ना, तो बिल्कुल when the particle travel with velocity of light then you have such a case। यानी ग्राफ जो है वो x इक्वल टू ct, x का ग्राफ जो है ना, xt का ग्राफ जो है x इक्वल टू ct ग्राफ के नीचे ही रहेगा, x इक्वल टू ct ग्राफ के नीचे ही रहेगा, समझ रहे हैं, क्योंकि पार्टिकल का वेलोसिटी कम रहेगा। The velocity of particle will be less than c, velocity of particle will be less than c। Are you getting a point? ठीक है, तो ये वाला केस तो नहीं हो सकता, ये वाला केस भी नहीं होगा। ये केस इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप देखिए एक चीज, यहां तक तो स्लोप जो है c से कम है, क्योंकि ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है, x वर्सेस ct का ग्राफ है। ठीक है, तो एक सेकंड, हाँ ठीक है, मतलब ऐसा ही ग्राफ जो है, ये x इक्वल टू ct वाला पार्ट है ना, तो इसका स्लोप 1 है, इसका स्लोप 1 है। ठीक है, और अगर x वर्सेस ct का जो स्लोप अगर 1 से अधिक होगा, इसका मतलब स्पीड c से ज़्यादा हो गया है। मतलब कहने का मतलब है, अगर x वर्सेस t ग्राफ रहता ना तो ये स्लोप c होता इसका, लेकिन x वर्सेस ct का ग्राफ है, दिस लाइन इज x इक्वल टू ct, means this graph is showing the slope of this straight line is 1, that d by one, that implies कि dx by dt or dx by dt is c। So this dashed line is showing कि the velocity is c, right, velocity is c। The derivative of x with respect to ct is 1, that means velocity is c। ठीक है, तो velocity cannot be more than c, लेकिन यहाँ पे देखिए ग्राफ जो आ रहा है इधर जा रहा है, मतलब इसका जो स्लोप है ना वो 1 से भी अधिक है, ये इसका 1 है, तो अगर ये ऐसे जा रहा है तो इसका यानी स्लोप जो है, ये जो थीटा है इससे ज़्यादा थीटा है यहाँ पे, यानी यहाँ पे वेलोसिटी c से एक्सीड कर रहा है, तो ये केस भी नहीं होगा आपका, ये केस भी नहीं होगा, ये केस भी नहीं होगा। ठीक, अच्छा यहाँ पे क्या दिखा रहा है, वेलोसिटी इज फॉलिंग। सो हाउ कैन इट हैपन, इफ यू हैव अ पार्टिकल एंड यू अप्लाई अ फोर्स F like this, velocity cannot fall, right? So this is the most probable case where I see velocity rising, but it's never crossing c, right? It's never crossing, it's tending towards c. It's tending towards c. When the graph becomes parallel, that means the slope of this is also becoming equal to 1. So initially the slope is less than 1, that means velocity remains less than c, but it's rising,
and it's rising and rising, and when the graph of xt becomes parallel to x equal to ct, that means the slope becomes 1, that means the velocity tends to c as the time passes on. When t goes to infinity, velocity tends to c, right? That is shown by this part of the graph, where it becomes parallel to this slope, so x equal to ct, because इसका भी स्लोप 1 हो जाएगा, इसका भी स्लोप पैरेलल, मतलब दोनों का स्लोप 1 हो गया, यानी स्पीड सेम हो गया, है ना? तो ये होगा ही ऑफ कोर्स, शुरू में स्लो रहेगा, धीरे धीरे वेलोसिटी राइज करेगा ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, राइट? एंड एज द टाइम पासेज ऑन, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, velocity will tend towards c because it keeps on accelerating. Okay, so A is the correct answer. A is the correct answer. A आपका सही आंसर बन जाएगा, ठीक है? ओके, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है? फाइन। बी सेक्शन अब आ गया। ए सेक्शन का 25 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, वी हैव डन ऑल द 25 क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए, ठीक है? नाउ वी विल बी मूविंग टू सेक्शन बी। सेक्शन बी थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, 15 क्वेश्चन है, ठीक है? वी हैव डन ऑल द 25 क्वेश्चन ऑफ सेक्शन एक्सेप्ट 1, वो हम लोग करेंगे, वो थोड़ा सा गूगलिंग करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है? वो फोटोन काउंटर पढ़े नहीं हम, तो आई विल डू गूगलिंग एंड देन आई विल कम बैक टू यू। एंड नाउ वी विल बी डूइंग सेक्शन बी, ऑलराइट? ये क्वेश्चन देखो, सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है, ए रैंडम वेरिएबल x follows the exponential distribution px equal to e to the power minus lambda x. The probability lambda is greater than 0. The probability of observing an event x greater than 3x, where this bracket x is mean, average value of x, average value of x. देखिए, ठीक है, पहले तो इसको नॉर्मलाइज करो, px को, इस पे करना पड़ेगा थोड़ा, उसमें तो कोई लेंदी है थोड़ा, चलो उस पर PDF पे ही करते हैं। px क्या दिया हुआ है? px इज a is normalization constant, a is normalization constant, तो इसको पहले नॉर्मलाइज कर लो। नॉर्मलाइज कैसे करोगे? x जो है रैंडम वेरिएबल पॉजिटिव x है, लेकिन x इज पॉजिटिव, जो रैंडम वेरिएबल है पॉजिटिव है, दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी 1। यहाँ से हम लोग का a निकल जाएगा, ठीक है? सो फ्रॉम हियर वी गेट a e to the power minus lambda x dx equals to 1, ठीक है? सो a by lambda ठीक है? So this implies that a by lambda will be equal to 1, that means a equals to lambda, ठीक है? तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है px का, this is nothing but it is lambda e to the power minus lambda x, ठीक है? हम लोगों ने नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकाल लिया, हम लोगों ने नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकाल लिया, ठीक है? अब एवरेज वैल्यू ऑफ x निकालो। अब आप एवरेज वैल्यू ऑफ x निकालो। एवरेज वैल्यू ऑफ x क्या होगा? दिस इज इक्वल टू x px dx 0 to infinity. So that implies this is x lambda e to the power lambda x 0 to infinity dx. अब इंटीग्रेशन में पार्ट्स कर दीजिए, इंटीग्रेशन में पार्ट्स करेंगे, लैम्डा तो बाहर ही आ जाएगा, सो यूल हैव व्हाट, माइनस एक्स बाई लैम्डा ई टू द पावर लैम्डा एक्स, ठीक है? एंड प्लस 1 बाई लैम्डा, अब ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा x, तो 1 हो जाएगा वो dx,
ठीक है. So this gives you lambda minus x by lambda x minus e to the power 1 minus lambda x upon lambda square 0 to infinity. अब इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये दोनों ही जीरो हो जाएगा, समझ लो. लिमिट x टेंड्स टू infinity x e to the power minus lambda x will also be 0. Why? Because this is going to be what? x tends to infinity x by e to the power lambda. ये infinity by infinity फॉर्म हो गया, एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे तो ये आ जाएगा 1 by lambda e to the power lambda x which is nothing but 0. ठीक है. तो infinity अगर यहाँ पुट करेंगे, ये ऐसे आ रहा है ना 0 to infinity, तो इन्फिनिटी यहाँ पुट करोगे ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा. ठीक है. अब जीरो पुट करेंगे माइनस करके क्या आ जाएगा, लैम्डा जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा आपका और ये हो जाएगा 1 by lambda square. ठीक है. यस. सो फाइनली व्हाट यू गेट 1 by lambda. So mean is going to be 1 upon lambda. Mean is going to be 1 upon lambda. ठीक है. अब देखो आपसे पूछा है probability of observing the random variable more than 3 times the mean. Probability of finding observing the event x greater than 3 into average of this. Means you have to find out this px dx where x is more than 3 average of x. 3 average of x means 3 by lambda and infinity. तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा lambda 3 by lambda infinity. ये क्या आएगा, ये आएगा माइनस इन्फिनिटी कर दोगे जीरो हो जाएगा, ये आ जाएगा so this is e to the power minus 3 or you can be written as e to 1 by e cube. So A will be the correct answer. A will be the correct answer. समझ में आ रहा है जी. मतलब probability of finding x beyond 3 by lambda to infinity, 3 by lambda to infinity, वो probability निकालना है, निकल जाएगा ऐसा. इस तरह क्वेश्चन आता है. ठीक है. क्लियर है. कोई दिक्कत हो मैसेज करिए, आई रिप्लाई. ठीक है. ये देखो क्या बोल रहा है, कंसिडर रेगुलर टेट्राहेड्रन एज सो इन फिगर, लेट ओ बी द बी सेंटर, द वैल्यू ऑफ एंगल ए ओ बी इज. ये खुद करना, ऐसे फेमस है, आप याद करो CH4 का, या CH4 नहीं, हाँ CH4, हाँ CH4 केमिस्ट्री थोड़ा पढ़े होंगे. बाकी CH4 का इस टाइप का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता था. 109 डिग्री का एंगल होता था, सेंटर में, सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन पे C रहता था. ठीक है. तो ये एंगल फेमस है, याद भी रखो. बाकी वो उससे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से निकाल सकते हो. टेट्राहेड्रन का सेंटर जो ये इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, x 4 कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे जी, 3 तो बेस हो गया, आएगी ये. टेट्राहेड्रन का जो सेंटर होता है, अगर इसके सबके कोऑर्डिनेट्स ले लोगे ना, तो अगर ये x1 y1 z1 है, x2 y2 z2 है, x3 y3 z3 है, x4 y4 z4 है, इसका x कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन 4, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 अपॉन 4, z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4 अपॉन 4. तो आप निकाल सकते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करके, क्योंकि सेंटर का कोऑर्डिनेट आपको बता ही रहे. ठीक है. बाकी ये फेमस है तो इसको याद भी रखना है. 109 डिग्री है, और अगर हम लोग cos 109 कर दे तो कितना आ जाएगा, चेक कर लो एक बार.
फेमस है ये भाई, ठीक है। 109 डिग्री का एंगल होता है, तो कॉस 109 करोगे क्या आएगा, कॉस डिग्री है ना, डिग्री कैसे आएगा, वन, ठीक, कॉस 0.33 माइनस 0.33, माइनस 0.33 ये हो जाएगा, कॉस 109 इज माइनस 0.33, तो ए ही आंसर आ जाएगा। बाकी बी सी डी भी देख लो, है ना, सेम ही है। हाँ, यही आएगा, कॉस 109 माइनस 1/3 होता है, तो थीटा विल बी, दिस इज कॉस 109 is, so theta is cos inverse and this is 109, ये हमें पता था तो ये निकाल लिया हम, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। देखो कैलकुलेट नहीं किया, कैलकुलेट आप कर लेना, ठीक है, ये फेमस था, 109 डिग्री एंगल होता है, 109.28, ठीक है, ये एंगल होता है, तो वहाँ से निकाल, बाकी निकाल सकते हो एंगल, ट्राई करना, नहीं बना तो हमको बताना, हम कर देंगे तुम्हारे लिए, ठीक है, नहीं होना तो बताना हमको, बना देंगे हम, ठीक है। बाकी ये फेमस था तो हमको पता था, ठीक है। ये देखिए क्या बोल रहा है, ए थिन इक्विलैटरल triangular plate of uniform mass density is attached to a fixed horizontal support along one of its sides through a frictionless hinge. अच्छा, as shown in figure, the vertical distance between the rod and the lower tip of the plate is h. Is the pointed tip of the plate displaced out of the plane? ये जो प्लेन है ना उसको ऐसे बाहर निकाला, समझो, ये प्लेन में है, इसको ऐसे बाहर खींचा और छोड़ दिया, ऐसे ऐसे होगा, ये है ना, ये ऐसे 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 होगा, ठीक है, ये वाला ये पेन ये ऐसे मान लो, तो ये जो ट्रायंगुलर प्लेन है बाहर निकाला फिर छोड़ दिया, तो ऐसे 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 इसका ऑसिलेशन होगा, ठीक है। सो दैट द प्लेन फॉर्म स्मॉल एंगल विद द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द रॉड, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिजल्टेंट मोशन इज, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिजल्टेंट मोशन इज, अच्छा ठीक है, ये तुम्हारा मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो अगर इधर से हम देखें इसको, क्या दिखेगा बताओ, रॉड आपको एक पॉइंट की तरह दिखेगा, ठीक है, ए दिखेगा, और प्लेन आपको लाइन की तरह दिखेगा, ए बी, डिस्प्लेस किया बाय एन एंगल थीटा, और ठीक है, बाय एन एंगल थीटा, एच इसका लेंथ जाएगा। तो इधर से देख रहे हैं, साइड भी देख रहे हैं, साइड भी देख रहे हैं, तो ए आपको ये रॉड एक पॉइंट के दिखे, ए और बी के बीच का डिस्टेंस एच है, ए बी मतलब ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे डिस्प्लेस कर रहे हैं लोग, तो ऐसे डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, ए बी का लेंथ जो है एच है, ए बी का लेंथ एच, नहीं 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 गड़बड़, ए बी का लेंथ एच है, तो ए बी का लेंथ एच नहीं है, ये ऑल्टीट्यूड एच है, इस ऑल्टीट्यूड इज एच, तो ये क्या हो जाएगा जी, ये एच है, तो ये कितना हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो साइड लेंथ कितना हो जाएगा, एल h by L is cos 30 and cos 30 is root 3 by 2. L is going to be 2h by root 3. 2h by root 3. ठीक है, बट ठीक है, ठीक है। अब ये फिगर अगर नहीं क्लियर हो रहा तो इसको रहने दो, ठीक है, ऐसे समझा रहे।
देखो ध्यान दो, ये आपका ट्रायंगल है, इसको हम लोगों ने बाहर की तरफ डिस्प्लेस किया बाई एंगल थीटा, और छोड़ देंगे तो इसे बाहर इधर डिस्प्लेस किया, छोड़ देंगे तो ग्रेविटी से इधर जाएगा, फिर मीन पोजीशन में जाएगा तो ओवरशूट कर जाएगा। तो ऐसे ऐसे आपका ये जो है इस टाइप से जैसे ये ट्रायंगुलर मान लो, ये कैलकुलेटर को हम ट्रायंगल मान लें, तो इसको डिस्प्लेस किया तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, इस तरह से ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो पहला काम आप करो, पहला काम ये करना है, इस ट्रायंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो इस एक्सिस के अबाउट। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ट्रायंगुलर प्लेट अबाउट दिस एक्सिस। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल लीजिए प्लेट का। ठीक है, प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट आप निकाल लें, पहला काम तो ये करें आप। ठीक है, लेट्स फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए पहले तो लेट मास डेंसिटी इज रो, सरफेस मास डेंसिटी, और सिग्मा ले लो। ठीक है, सिग्मा इज द मास डेंसिटी। ठीक है, नाउ लेट्स टेक एलिमेंट y, this is dy. Let's take a element in the form of rod at a distance y and thickness dy. ठीक है, and thickness dy. Okay, so what would be this length? ये लेंथ कितना होगा? ये आपका कितना हो जाएगा? h माइनस वाई, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसका इस स्ट्रिप का लेंथ कितना हो जाएगा? एलिमेंट लिए हैं स्ट्रिप के फॉर्म का, उसका लेंथ क्या हो जाएगा? उसका लेंथ हो जाएगा आपका h माइनस वाई। मान लो इसका लेंथ जो हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाय बेस साइन, मान लो ये लेंथ l है तो ये l बाई 2 हो जाएगा ना, साइन रुको tan 60 इक्वल्स टू h माइनस वाई अपॉन ये लेंथ मान लो l है तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा? l बाई 2 एंड tan 60 √3, tan 60 √3। सो l इज गोइंग टू बी ये 2 ऊपर चला जाएगा, ट्वाइस h माइनस वाई अपॉन √3 इक्वल्स टू l। ठीक है, ये लेंथ, इस लेंथ की बात कर रहा हूँ, इस लेंथ को हम लोग l मान रहा है। ये ट्रायंगल में हम लोग देखा h माइनस वाई परपेंडिकुलर बाय बेस इज l बाई 2 इक्वल्स टू tan 60, ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। तो ये जो लेंथ आ रहा है ट्वाइस ऑफ h माइनस वाई अपॉन √3 आ गया। ठीक है, और थिकनेस क्या है? dy, थिकनेस क्या है? dy। सो यार dm इज गोइंग टू बी सिग्मा dA, and sigma dA is what? dA is L dy, and L is what? L is twice sigma h minus y upon √3 dy। ठीक है, ये dm हो जाएगा। अब इस dm मास का आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? द होल dm इज एट द डिस्टेंस y फ्रॉम द एक्सिस, ये एक्सिस है आपका। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी व्हाट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी di is y square dm, right? And this is equal to what? This is equal to twice sigma upon √3 y square h माइनस वाई dy। इंटीग्रेट कर देंगे, y will go from 0 to h, y will go from 0 to h। ठीक है, so this is twice of sigma √3 इंटीग्रल hy square minus y cube dy 0 to h, और this is twice sigma upon √3
and this gives you h y cube by 3 minus y4 by 4 0 to h, or this gives us twice sigma upon root 3 h4 1 by 3 minus 1 by 4 क्या हो जाएगा 1 by 12. So that is sigma h4 upon 6 root 3. So the moment of inertia is sigma h4 upon 6 root 3. ठीक है 6 root 3. ओके ओके ठीक है. मास क्या हो जाएगा मास है सिग्मा इंटू ये लेंथ कितना होगा जी ये मान लो a है या पूरा मान लो a है तो ये लेंथ हो जाएगा a by 2. सो tan 60 इक्वल्स टू h by a by 2 है ना. इस ट्राइंगल में देखें हम लोग तो ठीक. और यू कैन से दिस इज 2h by a and tan 60 root 3. So a is length of triangle is 2h by root 3. ठीक है. So your mass is going to be sigma into area. Area is what 1 by 2 into base into height. Base is this, height is this. So you have sigma h square by root 3. This is your mass. This is your mass. So that means this is going to be 1 by 6 mh square. 1 by 6 mh square. ठीक समझ में आ रहा है आपको. जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया. और जो सेंटर ऑफ मास होता है वो मीडियन पे होता है. ये अगर h है तो इसका जो मीडियन होगा ना इसका जो मीडियन होगा वो यहाँ कहीं होगा और वो दूरी जो होगा आपका h by 3 होगा टॉप से. ठीक है. तो जब इसको डिस्प्लेस करोगे मैंने डिस्प्लेस इट आप इसको जब डिस्प्लेस करेंगे तो ये ये h है तो मतलब ये एक्चुअली ऐसे रहेगा. ठीक है. बट मतलब इधर से देखोगे तो h डिस्टेंस पे ही दिखेगा आपको. ये ट्रायंगल का जो प्रोजेक्शन होगा ना इधर से देखोगे तो आपको h ऐसा दिखेगा. मतलब नीचे आएगा तो h पूरा यहाँ रहेगा और यही डिस्प्लेस हुआ तो h ऐसे हो जाएगा. ठीक है. तो आपका जो सेंटर ऑफ मास है जो सेंटर ऑफ मास होगा आपका वो यहाँ होगा h by 3 पे. यहाँ पे mg लगेगा. तो जो टॉर्क लगेगा आपका इस पे ये थीटा एंगल है. सो टॉर्क विल बी mg. इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे. इस कंपोनेंट का कोई भी टॉर्क जनरेट नहीं होगा. इस कंपोनेंट का टॉर्क जनरेट होगा mg साइन थीटा का. इधर नीचे लिखता है mg साइन थीटा इंटू h by 3. ये टॉर्क हो जाएगा. और ये टॉर्क जो कि एंगल के ऑपोजिट होगा तो ये टॉर्क को माइनस लिखेगा क्योंकि ये थीटा के ऑपोजिट है एंड थीटा इज वेरी स्मॉल. सो दिस साइन थीटा इज थीटा. सो आई राइट mg h by 3 theta and that is equal to I into alpha, and alpha is nothing but I omega square theta. Alpha is nothing but I omega square theta. या ऐसा लिख लो कोई नहीं ऐसे लिख लो आई अल्फा ही लिखो. ठीक है. तो ये क्या आ जाएगा ये आ जाएगा आपका आई डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस एम जी एच बाई 3 थीटा इक्वल टू 0. और यू कैन से डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस एम जी एच बाई 3i
थीटा इक्वल टू 0 और दिस कैन बी रिटन एज ओमेगा स्क्वायर, राइट, यही निकालने बोला है आपको। तो ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट mgh अपॉन 3i, आई क्या है 1/6 mh स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज mm will cancel out or you can say it is 2g/h under root, 2g/h under root। थोड़ा लेंदी है बट आई कांट हेल्प इट। या तो आप ये सब याद रखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखो, ठीक है, तो आपका जल्दी हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखोगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। आगे वाला भी देख लेंगे ऑप्शन ऐसे एक ही आंसर होगा ना। दिस इज द आंसर। ओके, समझ में आ रहा है ये चीज, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, अच्छा तो बड़ा क्वेश्चन है। ऑप्शन नीचे होगा, देख लेंगे, है ना। ये क्वेश्चन देखो पहले क्या बोल रहा है। ए स्फेरिकल प्लैनेट ऑफ मास m and radius r and uniform density is rotating anti-clockwise about an axis passing through center, ठीक है, which in the figure below is normal to the plane of paper. ये जो है आपका इसके अबाउट, सॉरी इसके और घूम रहा है, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज ऐसे स्पिन कर रहा है, रोटेटिंग काउंटर क्लॉकवाइज और एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द पेपर। और टाइम पीरियड टी दे रखा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ए स्मॉल एस्ट्रॉयड ऑफ मास m अप्रोचेज द अबव प्लैनेट फ्रॉम फार अवे विथ यूनिफॉर्म स्पीड v1, मतलब बहुत दूर से एस्ट्रॉयड आ रहा है v1 वेलोसिटी से, ठीक है, along the straight line at a perpendicular distance r1। r1 आपका impact parameter है, r1 is the distance from the center to the line which is containing v1, ठीक है। r1 from the center of the planet, the path get distorted by gravitational field of the planet, yes, gravitational field exert करेगा तो path distort हो जाएगा, ऐसे hyperbolic path होगा। The path get distorted by gravitational field of the planet and the asteroid leaves with final uniform velocity, uniform speed v2, final velocity जो हो गया v2 हो गया, path जो है उसका velocity का direction change हो जाएगा, along the straight line at a perpendicular distance r2 from the planet, ये r2 है, ये r2 है, angular momentum निकालने में काम आएगा, ठीक है। It is observed that after the passage of asteroid the length of day has changed, डे का लेंथ चेंज हो गया है, ठीक है। मतलब सपोज को टाइम पीरियड टी था पहले डे, अब मान लो टी डैश हो गया, सपोज टी गोज टू टी डैश, टी गोज टू टी डैश, ठीक है, टी गोज टू टी डैश। तो डेल्टा टी निकालना है आपको, डेल्टा टी निकालना है, डेल्टा, यू हैव टू फाइंड डेल्टा टी। ओके फाइन, ठीक है। क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर लेते हैं। अर्थ प्लस जो प्लैनेट प्लस एस्ट्रॉयड है उसको अगर हम सिस्टम ले लें, इफ आई टेक प्लैनेट प्लस एस्ट्रॉयड एज सिस्टम, देयर इज नो चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम। इफ आई टेक प्लैनेट प्लस एस्ट्रॉयड एज सिस्टम, द ग्रेविटेशनल फोर्स which they have exerted on each other will be what? Will be internal force. Internal force. So there is no external force acting on the planet plus asteroid as system. Since there is no external force, there is no external torque. So the angular momentum will be conserved. Central force system angular momentum ऐसे भी conserve ही रहता है ना। तो angular momentum before, जब ये ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन नहीं हो रहा, उसके पहले एंगुलर मोमेंटम क्या था, उसके पहले एंगुलर मोमेंटम अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, मतलब ओमेगा का ये डायरेक्शन है ना आपका अभी, तो ओमेगा का डायरेक्शन आउटवर्ड हो गया,
तो आई ओमेगा भी आउटवर्ड एंगुलर मोमेंटम, इस एंगुलर मोमेंटम को हम पॉजिटिव लेते हैं। आई इसका पहले प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा 2/5 mr square omega, and omega is what, 2 pi upon t. This is angular momentum of the planet before the asteroid interact with the planet. और इसका डायरेक्शन क्या है, लिख रखा है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो आउटवर्ड हो गया, ठीक है। अब ये एस्ट्रॉयड का भी एंगुलर मोमेंटम होगा r क्रॉस p, r क्रॉस p बोलिए, या you can take the product of the linear momentum and length of perpendicular from center of the planet to the line containing linear momentum. ये line of linear momentum है, ठीक है, ये perpendicular distance का प्रोडक्ट ले लीजिए, वो भी एंगुलर मोमेंटम होगा। तो इस एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा, देखो ये r है आपका, ये आपका p है, तो r क्रॉस p का टेल अगर ज्वाइन कर दोगे तो r क्रॉस p क्या होगा, इनवर्ड जाएगा, मतलब ये आपका आउटवर्ड है, तो जो एस्ट्रॉयड का एंगुलर मोमेंटम वो इनवर्ड है, ठीक है। अब वैल्यू कितना है, इनवर्ड है तो माइनस ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा r1 इंटू एस्ट्रॉयड इज से m इंटू v, एस्ट्रॉयड मास m का है, m इंटू v1, राइट, दिस इज एंगुलर मोमेंटम। ओके, बाद में क्या हो जा रहा है, बाद में आपका दिस इज 2/5 mr स्क्वायर टू पाई बाई टी डैश माइनस r2 m इंटू v2। ऑल राइट, v1 बड़ा है v2 बड़ा है नहीं पता हमको, ठीक है। सो व्हाट आई कैन डू इज दिस इज 4 पाई mr स्क्वायर by 5 1 upon t minus 1 upon t dash, ठीक है, equals to m v1 r1 माइनस v2 r2। टी में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा, टी में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, टी डैश माइनस टी अपॉन टी डैश इक्वल्स टू so I can say t dash minus t as 4 pi mr square upon 5। इस रिजल्ट को हम लोग थोड़ा इस पे देख लेंगे, क्योंकि हमको ऑप्शन ये जब पीडीएफ मोड पे आते हैं तो सब डिलीट हो जाता है, ठीक है, तो कहीं इसको लिख लिया जाएगा, टी माइनस टी डैश इज डेल्टा टी, राइट, and tt dash is like this, m v1 r1 minus, so delta t is upon tt dash is 5m v1 r1 minus v2 r2 upon 4 pi mr square। इसको लिख लेते हैं जरा नोट पे, ठीक है, अरे तो नोट भी नहीं चलेगा। आई थिंक टी टी डैश शुड बी टेकन एज टी स्क्वायर, ऑप्शन नहीं है मेरे पास अभी, बट टी टी डैश कैन बी टेकन एज टी स्क्वायर, सो डेल्टा टी वुड बी 5m t स्क्वायर v1 r1 माइनस v2 r t 4 pi mr स्क्वायर।
चलो होपफुली हम लोग याद रखेंगे 5m स्क्वायर v1 r1 माइनस v2 r2 4 पाई mr स्क्वायर, ये सारा मिट जाने का है, ठीक है। आई थिंक वी आर करेक्ट, हाँ ए आंसर होगा, बाकी जगह तो टी स्क्वायर दिख ही नहीं रहा हमको, या ए इज द आंसर। वीडियो पीछे करके देख लेना भाई, ठीक है। 4 पाई mr स्क्वायर ही था उसमें, टी टी डैश को टी स्क्वायर ले लिया है, टी टी डैश को हमने टी स्क्वायर ले लिया है, ठीक है। ओके, इज इट करेक्ट? समझ में आ रहा है ये चीज? ये वाला कौन सा क्वेश्चन था? अगला क्वेश्चन कौन सा है? आई थिंक चौथा था ना, बहुत क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? ए पार्टिकल इज इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ वन डायमेंशनल बॉक्स, द अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी फॉर दिस स्टेट इज, ग्राउंड स्टेट में है, देखो यहाँ पे पार्टिकल जो है ग्राउंड स्टेट में है, और आपको ये जो वेल दिया हुआ है ना वो सिमेट्रिक वेल दिया हुआ है, इनफाइनाइट ऐसे, इस इन्फिनिटी इज लाइक दिस, ये इसको मिटा सकते हो, is this kind of well. This is x equal to 0, this is x equal to L by 2, this is x equal to minus L by 2. And this side the barrier is infinite potential barrier, infinite potential well, infinite potential well, asymmetric है, the potential distribution is symmetric, potential distribution is symmetric, potential distribution is symmetric. अगर x equal to सम L by 4 पे 0 है तो x equal to माइनस L by 4 पे भी पोटेंशियल 0 है। अगर x equal to L पे पोटेंशियल इन्फिनिटी है तो x equal to माइनस L पे पोटेंशियल इन्फिनिटी है। और जब पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होगा, ऐसे केस में एवरी आइगन स्टेट विल हैव फाइनाइट पैरिटी, एवरी आइगन स्टेट विल हैव फाइनाइट पैरिटी, मतलब यहाँ पे जो साई एक्स होगा वो साइन और कॉस का सोल्यूशन, साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, या तो साइन होगा या कॉस होगा। मतलब यहाँ पे साई एक्स, ये मैंने किताब में निकाल रखा है सारा, कि यहाँ पे साई एक्स जो होगा ना, इट इज 2 बाई एल अंडर रूट कॉस n पाई एक्स बाई एल फॉर n इक्वल्स टू 1 2 3 1 for n equals to 1 3 5 and so on, and this is equal to 2 by L under root sin n pi x by L for n equals to 2 4, ये सब डिराइव करवा रखा है मैंने किताब में, थ्योरी में भी, ठीक है, मतलब जो वीडियो लेक्चर बना रखा है। मतलब फर्स्ट ग्राउंड स्टेट को n इक्वल टू 1 बोलते हैं हम लोग, n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 3 n इक्वल टू 5, ये सब इवन पैरिटी वाला आइगन स्टेट होगा, और यहाँ पे n इक्वल टू 2 4 6 ये सब ऑड पैरिटी वाला आइगन स्टेट होगा, ठीक है। इन जनरल ये ट्रू है, कोई भी सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल होगा उसमें जो आइगन स्टेट होगा दैट विल हैव फाइनाइट पैरिटी, मींस आइदर इट विल बी साइन और इट विल बी कॉस, इट कैन नॉट बी द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो हम लोग को जो अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट निकालना है वो n इक्वल टू 1 के लिए निकालना है। तो n इक्वल टू 1 के लिए साई एक्स जो आपका है दैट इज 2 by L under root cos pi x by L, ठीक है। psi x is this is यार psi x। अब इस psi x, इस आइगन स्टेट के लिए आपको अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट निकालना है। थोड़ा लेंदी होगा तो इसको यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, बार बार मिटाना पड़ेगा, तो इसको नोट पे कर लेते हैं दूसरा उस पर, है ना, ठीक है। इसका डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी निकालना है ना आपको। चलिए इस पे चलते हैं, लेट्स कम टू दिस। हम लोग को साई एक्स इज 2 by L
कॉस पाई एक्स बाय एल। अब डेल्टा एक्स क्या होता है? डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर इज एंड डेल्टा पी का अनसर्टेनिटी इन पी इज ठीक। अब अगर हम लोग ये निकालते हैं, so this is what? Psi star x psi dx from minus L by 2 to plus L by 2. Or you can say this is 2 by L x cos square pi x by L dx minus L by 2 to plus L by 2. ये odd function हो जाएगा, so this is going to be 0. ठीक है। Similarly, this is going to be what? Psi star p का क्या p का ऑपरेटर। अब p का ऑपरेटर क्या होता है? ये हो जाएगा माइनस एल बाई टू, एल बाई टू, 2 बाई एल अंडर रूट कॉस पाई एक्स बाई एल। अब p का ऑपरेटर ये होता है cos pi x by L dx। ठीक है। So this is going to be 2 by L h cross by I minus L by 2 to L by 2, और ये क्या आ जाए? डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो क्या आएगा जी? पाई बाय एल माइनस साइन पाई एक्स बाय एल cos pi x by L dx. All right, so this is going to be minus 2h cross by IL pi by L, ये रुको, and twice of sin cos is sin 2 pi x by L dx. I think this will be also 0. cos आ जाएगा ना, इंटीग्रल L by 2 pi into cos 2 pi x by L हो जाएगा। और cos 2 pi x by L में L by 2 पुट करोगे तो क्या आएगा? cos pi माइनस L by 2 पुट करोगे तो वो भी सेम ही आएगा। वो भी ऐसा भी ये ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन लिमिट जो है माइनस समथिंग टू प्लस समथिंग है, तो ये 0 ही हो जाएगा। ये भी ऑड फंक्शन ही था, एंड इफ यू हैव ऑड फंक्शन द लिमिट इज माइनस समथिंग टू प्लस समथिंग, द इंटीग्रल इज 0। तो ये तो आपका 0 आ गया। ठीक है, इसमें से आप देखिए ये आपका 0 आ गया, ये आपका 0 आ गया। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है पी स्क्वायर का और एक्स स्क्वायर का, तो वो निकाल लिया जाए। पी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का निकालना है ना, कर लेते हैं। ठीक है, पी स्क्वायर का और एक्स स्क्वायर का निकाल लो। इंटीग्रल 2 by L cos pi x by L x square 2 by L हाँ ये आ जाएगा ना। Okay, so this is two by L
x square this, and 2 cos square pi x by L is what? 1 by L. 2 cos square pi x by L is 1 plus cos this, है ना, dx. Okay. So this is going to be 1 by L minus L by 2 x square dx plus 1 by L this. ठीक है, all right. Yeah. So 1 by L, this is x cube by 3. ट्वाइस कर लो इसको, मतलब इवन फंक्शन होता है तो माइनस समथिंग टू प्लस समथिंग लिमिट है, तो ट्वाइस इंटू 0 to L by 2 हो जाएगा. ठीक है, प्लस 1 by L. अब इंटीग्रल बाय पार्ट्स करना पड़ेगा आपको. ये हो जाएगा L अपॉन 2 पाई साइन 2 पाई x बाय L. ठीक है, माइनस L अपॉन 2 पाई 2x sorry minus L upon 2 pi 2x this. Okay, so this will give us 2 by L 1 by 3 and L by 2 का होल स्क्वायर और क्यूब, L क्यूब by 8 है ना, प्लस 1 by L upon 2 pi साइन 2 पाई x by L. और ये क्या आ जाएगा भाई, प्लस L upon 2 pi 2x and again L upon 2 pi cos 2 pi x by L, right? ठीक है, and yeah, just do it. इतना से कुछ टर्म छूट जाएगा नहीं तो, है ना. काम करते हैं, ऐसे लिख लिया ना, इसको लिख लो L अपॉन पाई. अब x साइन 2 पाई x बाय L dx का करते हैं हम लोग. ठीक है, ये हो जाएगा L अपॉन 2 पाई माइनस x cos 2 pi x by L and plus L अपॉन 2 पाई और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया. ठीक है, ओके. सो दिस इज नाउ the joke L square. So it is L square by 12.
L square by 12 plus 1 by L upon 2 pi sine 2 pi x by L minus L upon pi minus L upon 2 pi x cos 2 pi x by L, ठीक है, प्लस L स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर राइट, वन मोर ब्रैकेट माइनस L बाई 2 टू प्लस L बाई 2. अब लिमिट पुट करो, यहाँ पे L बाई 2 पुट करो, माइनस L बाई 2 पुट करो, ये ज़ीरो ही हो जाएगा. ठीक है, L बाई 2 पुट करो, माइनस L बाई 2 पुट करो, ये ज़ीरो ही हो जाएगा. लिमिट पुट करोगे ना, अपर लिमिट पुट करो, लोअर लिमिट पुट करो, दोनों केस में ज़ीरो हो जाएगा. ठीक है, या अच्छा ठीक है. अब आप सेम सिनेरियो यहाँ पे है, L बाई 2 पुट करो, माइनस L बाई 2 पुट करो, साइन पाई साइन माइनस पाई बोथ आर ज़ीरो. L स्क्वायर बाय 12 यहाँ आ जाइए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 बाय L स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर. अब यहाँ पुट करो, L बाई 2 यहाँ पुट करो और L बाई 2 यहाँ पुट करो, कॉस पाई इज -1. ठीक है, या मतलब ये टर्म आ गया ना, सिर्फ ये टर्म में पुट कर. अब माइनस L बाई 2 पुट कीजिए, माइनस ऑफ माइनस L बाई 2 और यहां माइनस L बाई 2 पुट करो, कॉस पाई इज -1, कॉस माइनस पाई इज -1. ठीक, क्या आ रहा है देखो, माइनस L बाई 2 माइनस L बाई 2 माइनस L बाई 2 माइनस L बाई 2 माइनस L. ठीक है, so this comes out to be L square by 12 and minus L minus L. So this is minus L square upon 2 pi square. So yeah, delta x square is L square by 12 minus L square by 2 pi square. This is your delta x square. ये तो हटाओ इसको, ओके. So here, this is L square by 12 and L square upon 2 pi square. ओके, ठीक है, ठीक. अब हम लोग ये निकाला जाए. This is what minus L by 2 psi star is 2 by L under root cos pi x by L और h by I d by dx दो बार ऑपरेट करेंगे, माइनस एच स्क्वायर कॉस,
Okay. dx. And this is going to be, दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, h cross square 2 by L, pi by L will come outside, दोबारा जाएगा, इंटीग्रल cos square this, or this is 2 pi h cross square by L square. 2 अंदर ही ले लो, ठीक है, pi h cross square and this is 2 cos square pi x by L, तो ये आ जाएगा कितना, 1 plus dx. Yeah. So this is x plus L by 2 pi this. Yeah. अब L by 2 करो, पुट करो, माइनस L by 2 पुट करो, ये टर्म तो जीरो ही हो जाएगा, ठीक है, and this is L by 2 minus L by 2 is L, ठीक है, so this is pi h square by L. सही है जी. सही नहीं है, वही हमको लग रहा था, ये L क्यूब है भाई, L क्यूब, L क्यूब, वही हमको लगा, सही नहीं है, L स्क्वायर हो जाएगा. सो दिस इज pi h square by L square. Yeah, we have got the thing now. ठीक है, यहाँ आ जाइए. So यार delta x is, so that gives you L 1 by 12 minus 2 pi square, right? And delta P, which is P square, so that gives us h cross by L under root pi. So delta x into delta P is h cross अंडर रूट पाई गुना हो जाएगा पाई बटा 12 and 1/2 pi. Which is, you can find it out. Under root 3.14, sorry,
भागा माइनस this is 0.32 h क्रॉस। इसमें कुछ एरर हो गया है, ये 0.32 आ रहा है। इनफैक्ट मिनिमम तो 0.5 h क्रॉस तो होता ही है ना। तो मेरे ख्याल से ना ये वैल्यू हम लोग का गलत आया, पाई एच, इसको पाई स्क्वायर होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं। पी स्क्वायर का मीन इवेल्युएट करने का एक और तरीका है, उसको यूज़ करते हैं हम लोग। मतलब एक बार पीछे हम डिलीट मार दिए हैं, तो एक बार आप वीडियो में देख लीजिएगा। हमको लगता है एक पाई टर्म हम लोग मिस कर गए हैं। ऐसे ये जो होता है ना, पी स्क्वायर, ये भी होना चाहिए, है ना। तो 2m इवन कितना है, पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m l स्क्वायर। सो दिस इज पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। एक पाई और मिस कर गए हैं, आप पीछे वीडियो में देख लेना, जरूर होगा, लिखना भूल गए हैं। तो उस केस में आपका ये जो आ जाएगा, दिस विल बी पाई, और जब गुना करोगे आप, देख लेना आप, तो दिस विल बी h क्रॉस पाई बाय l डेल्टा p इंटू l 1/12 माइनस 1/2 पाई स्क्वायर। एल एल कट जाएगा। अब पाई को जब अंदर ले लोगे आप, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 12 माइनस 1/2। अब इसको इवेल्युएट करते हैं। कैलकुलेटर मेरा कहाँ गया? इसको हम लोग इवेल्युएट किया जाए, ठीक है। लेट्स ट्राई टू इवेल्युएट दिस। पाई स्क्वायर बाय 12 अंडर रूट पाई स्क्वायर, पाई कहाँ है, भागा 12 माइनस 0.5। फिर से करते हैं, अंडर रूट माइनस 0.5। ठीक है, 0.57 h क्रॉस, मतलब ये h क्रॉस बाई 2 से बड़ा हो गया ना। h क्रॉस बाई 2 तो आपका 0.5 h क्रॉस हो गया, and it is less than h क्रॉस, it is less than h क्रॉस। समझ में आ रहा है जी? कौन सा आंसर हुआ? ए आंसर हुआ, ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ए इज करेक्ट आंसर। ठीक, ओके, सो ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चले। 5वां क्वेश्चन हो गया बी पार्ट का। छठा करते हैं, देखिए छठा क्या बोल रहा है। हाँ, ये देखिए, consider a diatomic molecule with 2 atoms of masses m1 equals to 1 AMU and m2 equals to 8 AMU.
which are separated by a distance r and bound by an effective interaction potential given by this. ठीक है, where epsilon is 4 into 10 to the power minus 18, a and b are 1 angstrom. एंगस्ट्रॉम ही लिखा है ना, 1 angstrom, and 1 AMU equals to 1.6 into 10 to the power minus 27. I hope this is 1 angstrom, तो ओवरलैप कर रहा है ये, ठीक है. So hopefully this is 1 angstrom. Making a small oscillation approximation, the transition frequency corresponding to vibrational spectra of the molecule is. देखिए, जो एनर्जी होता है डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में, दैट इज गिवन बाय एच न्यू. तो जो ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी होगा En minus En minus 1, that will be given by H cross nahi. So the transition frequency would be and nu is nothing but omega upon 2 pi. और स्मॉल ऑसिलेशन के अप्रोक्सीमेशन अगर करेंगे तो ओमेगा इज नथिंग बट अंडर रूट के अपॉन म्यू. ओमेगा इज नथिंग बट अंडर रूट के अपॉन म्यू. ये निकालेंगे हम लोग, ओमेगा ही एच आपको न्यू निकालना है बेसिकली. हर्ज में पूछा है ना, हर्ज में पूछा है, ये रेडियन पर सेकेंड में आता है, तो अपॉन 2 पाई करेंगे तो हर्ज में आंसर आ जाएगा. ठीक है, ओमेगा अपॉन 2 पाई करेंगे तो ये हर्ज में आ जाएगा. तो ओमेगा निकालना है हम लोग को, उसके लिए हम लोग को के निकालना पड़ेगा. और के क्या होता है, इसको थोड़ा हम लोग उसमें करें, नोट वाले में करते हैं. इसमें थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा हम लोग को. चाहे चाहो तो इसमें भी कर सकते हो. देखो चलो उसी में करते हैं. देखिए देखिए आपको VR दे रखा है क्वेश्चन में. VR is epsilon A power 4 by 4R4. Epsilon A power 4 minus B square by 2R square minus this A power 4 4R4 minus B square by 2R square. ठीक, अब देखिए इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसे निकालेंगे. बेसिकली ओमेगा जो होता है ना, ओमेगा इज d square v by dr square, not omega. K is force constant is at r equal to r naught, where r naught is position of stable equilibrium. ये स्मॉल ऑसिलेशन में पढ़े हैं हम लोग. ठीक है, equilibrium. Okay, so first of all we will find equilibrium position. The equilibrium position is given by what? Equilibrium position जो है that is given by F equals to minus dV by dr equal to 0. ठीक है, तो पहले देखिए dV by dr कहाँ 0 है. पहले dV by dr निकाल लो. dV by dr निकालोगे तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन, डिफरेंशिएट कीजिए r के रेस्पेक्ट में, ये आ जाएगा A4 4 by R5 आएगा ना, R5 माइनस एंड प्लस B स्क्वायर बाय R क्यूब इक्वल टू 0.
ठीक है, तो यहां से आएगा आपका R इक्वल्स टू प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई बी, ठीक है, प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई बी। आप चेक करो कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि नहीं है, तो उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है कि नहीं। एप्सिलॉन दिस बिकम्स 5a4/r6 एंड माइनस 3b² ये वैल्यू पुट करके देख लो। बोर्ड खराब हो गया है यहाँ पे, थोड़ा सा कुछ लग गया है। ठीक है, ये वैल्यू पुट करो, ए स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर बी, 5a4 ये हो जाएगा क्या 6, हाँ ठीक है, माइनस 3b², R4 करेंगे तो आएगा a4 b²। सही है, सही नहीं है, R6 करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, ये गलत आ गया एक्चुअली। यहाँ पे R² इक्वल a4/b² है, तो प्लस माइनस a² b होगा। यस, सो दिस इज एप्सिलॉन 5a4 and this is a12, yeah, and b6 minus 3b² a8 and b4, yeah. So now this is epsilon 5b6/a8 minus 3b6/a8. So that gives you twice epsilon b6/8, which is greater than 0. That means this is position of stable equilibrium. This is position of stable equilibrium. तो ये greater than 0 आ रहा है, तो ये stable equilibrium का पोजिशन है, और यही आपका K हो जाएगा। This will be your K. This will be your K. ठीक है, 2 epsilon b6/8. K is 2 epsilon, ये K हो जाएगा, and your omega will be K by mu. Your omega will be K by mu. So that will give you 2 epsilon b6/a8 mu. Or you can say this is bq/a4 2 epsilon upon mu. ठीक है, A और B का वैल्यू क्या है, ए और बी का वैल्यू दोनों ही 1 अगेंस्ट टर्म है, तो ए एंड बी आर इक्वल, और
कैलकुलेट कर लें यहाँ पे, क्या यहीं पे लिख लेते हैं क्या आया है, देखो A and B are equal, so this is twice epsilon by mu. This is your omega. This is your omega. Twice epsilon by mu. Omega is ठीक, ओके, ओमेगा निकाल लो। एप्सिलॉन दिया हुआ है आपको, म्यू निकाल लीजिए पहले। म्यू क्या हो जाएगा, म्यू इज m1, sorry, not this one, m1 m2 by m1 plus m2. So this is 1 mu into 8 mu and 1 plus 9, so it is 8 by 9 AMU. ठीक है, 8 by 9 AMU। तो AMU को आप kg में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा, ट्वाइस एनर्जी एप्सिलॉन कितना है, 4 इंटू 10 से पावर -18 अपॉन 8 बाई 9 AMU। AMU को कन्वर्ट करना पड़ेगा तुमको, ठीक है। सो दिस गिव्स यू 4 दूनी 8, कट गया, ये 90 हो गया, या फिर इसको ना करके 10 to -27 है ना, इसको हटा के इसको 28 कर देते हैं, ठीक है, एक ही बात है। तो 9/16 बाहर आ जाएगा, 3/4 बन के, और इधर कितना हो जाएगा, -18 -28, ठीक। ठीक है जी, या एक इशू है, एक इशू है, इशू ये है, इसको याद रखना, ठीक है। वहां पे ना ऐसे आया था, A4 बाई BQ ऐसे कुछ आया था ना, 3/5 × 10⁵, ये याद रखो। ये देखो, ये दिक्कत है, ये 1 एंगस्ट्रॉम बाई 1 एंगस्ट्रॉम है, तो एक तो बच गया ना, B = A है, तो एक तो बच गया आपका ना, 10 - 10, 10 ऊपर चला जाएगा, समझ गया ना। ये गलती कर रहे थे हम लोग, ये हम लोग गलती कर रहे थे। तो ये ओमेगा जो आएगा, जहाँ तक हमको याद है अभी, 3/5 इंटू और ये और हो जाएगा, सॉरी प्लस था ये, ठीक है। ये आ जाएगा 3/5, मतलब कि 0.6 इंटू 10⁻15 रेडियन पर सेकेंड, और यू कैन से 6 इंटू 10⁻15 रेडियन पर सेकेंड। यस यस, ठीक है। या 3/14, म्यू आपका ये आ गया था
8/9 और जो ओमेगा आया था 2ε/μ, है ना, ऐसे आया था। -18 8/9 into 1.6 into 10⁻⁻27, ठीक है। तो ये हट जाएगा, 28 हो जाएगा, 4 दूनी 8, सॉरी 3/4 था, वही कह कि थोड़ा एरर आ रहा है, 3/4 है यार, सॉरी, ये हो जाएगा 0.75, ये हो जाएगा 7.5। तो ओमेगा इज 7.5 into 10⁻14 रेडियन पर सेकेंड। अब आंसर तुम्हारा जो है हर्ज में दे रखा है, ठीक है, हर्ज में दे रखा है, तो जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा आपका, या न्यू बोल दो, ω/2π, that is 7.5 and 2π is 6.28 into 10⁻14 हर्ज। ये निकालो, 7.5/6.28, 7.5/6.28, 1.2, ये आएगा पहला ही आंसर है। देखना कि पहला आंसर बहुत ज़्यादा है, नहीं, ए आंसर बहुत ज़्यादा दे रखा है, बहुत जगह ए ही आंसर है, ठीक है। क्लियर है, स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही होता है, मतलब ये सवाल ना इसी टाइप से होता है। ये देखो, थोड़ा इसे छोटा करते हैं, ऑप्शन भी दिखे थोड़ा। ये देखिए, कंसिडर सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड टोटल चार्ज q डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द वॉल्यूम, ठीक है, q जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। द इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर्ड एट डिस्टेंस x at distance 2r from the center of sphere from equatorial plane is found to be E1. यहाँ पे E1 is going to be the electric field. E1, ठीक, ओके, ये क्या आ गया है, हाँ, so E1 is the field over here. अब क्या बोला है, नेक्स्ट द सेम चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंटली, हाफ Q concentrated on the north pole and half Q concentrated on the south pole. Electric field is measured again at the same point. अच्छा, फाइंड E2/E1। तो E1 तो क्लियर है, E1 तो ये होता है Q/4πε0r², r is measured from the center, Q, so it is ओके। अब यहां पे फील्ड निकालिए, ये आपका दूरी r है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2r का होल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ये 2r है, ये r है, दिस इज √5r, ठीक है। तो आपका फील्ड जो हो जाएगा यहाँ पे इस डायरेक्शन में Q/2/4πε0, right, so this comes out to be
Q अपॉन 4 5 20 दूनी 40, ठीक है। और इसी तरह से यहां से भी जो फील्ड होगा वो भी यही हो जाएगा। अब इनका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो कैंसिल आउट होगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड अप हो जाएगा। वर्टिकल कंपोनेंट विल कैंसिल आउट। अगर ये मान लो थीटा है, से दिस इज थीटा, दिस विल बी थीटा, तो जो ई कॉस थीटा है दिस इज E1 एंड कॉल इट E2। तो E1 E2 का जो E1 E2 का वैल्यू तो सेम है, तो E1 E2 का जो साइन थीटा कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएगा और उनका कॉस थीटा कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। सो नेट फील्ड विल बी टुवर्ड्स राइट, इसमें भी टुवर्ड्स राइट है। दिस विल बी ट्वाइस ऑफ E1 cos थीटा, ठीक है। सो दिस इज 2 into Q अपॉन 40 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 2R अपॉन रूट 5R, 2R अपॉन रूट 5R, so 2 अपॉन रूट 5, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा एक तरह से 2 2 कट जाएगा, 4 10। सो दिस इज Q अपॉन E2 इज Q अपॉन 10 रूट 5 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो E1 अपॉन E2 करो या E2 अपॉन E1 करना है आपको। सो दिस इज Q अपॉन and this is Q upon ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 8/5 रूट 2, सॉरी 5 रूट 5, 8/5 रूट 5, ये आंसर हो जाएगा। A will be the correct answer. A will be the correct answer. ठीक है, A is going to be the correct answer. Easy question है ये, 10+2 लेवल का क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन 10+2 लेवल। ये देखिए, ये देखिए क्या बोल रहा है। A small satellite has a rectangular solar cell of dimension 8/4, 8 मीटर वाइड एंड 4 मीटर, 8 मीटर जो लेंथ है और 4 मीटर विड्थ है, विच प्रोपेल्स द सैटेलाइट अपॉन रिसीविंग सनलाइट। 1/2 ऑफ द सेल जो ये है वो परफेक्ट रिफ्लेक्टर है, वाइल द अदर हाफ इज परफेक्ट एब्जॉर्बर। ये रिफ्लेक्टर है और ये एब्जॉर्बर है, ठीक है। ये मतलब पूरा का पूरा लाइट रिफ्लेक्ट कर देता है और पूरा का पूरा लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। Assuming uniform sunlight incident normally on the shell with intensity 1370 watt per meter square and ignoring the satellite shadowing effect, the instantaneous torque experienced by the satellite is। देखो जो परफेक्टली रिफ्लेक्ट करेगा तो उसमें क्या है कि जो फोटोन फॉल कर रहा है, तो उसका मोमेंटम h/c है, ठीक है। और जब परफेक्ट रिफ्लेक्टर होगा तो फोटोन h/c से फॉल करेगा और उतना ही h/c से वापस आ जाएगा, मतलब डायरेक्शन पलट जाएगा। अगर h/c से अगर मोमेंटम जो है p जो है, इफ सॉरी देखो परफेक्ट रिफ्लेक्टर और परफेक्ट एब्जॉर्बर में क्या फर्क आएगा, देखो समझो बात को। जो परफेक्ट रिफ्लेक्टर होगा, परफेक्ट रिफ्लेक्टर में क्या है कि जैसे ये मान लो परफेक्ट रिफ्लेक्टर है, तो इस पे फोटोन फॉल किया, ऐसे वापस आया, ठीक है, पूरा का पूरा वापस आ गया। तो अगर इस डायरेक्शन को तुम आई कैप लेते हो डायरेक्शन, तो यहाँ पे अगर मोमेंटम फोटोन का h/c आई कैप है, ये आई हो गया, तो pf जो हो जाएगा दैट विल बी h/c माइनस आई कैप। तो इस केस में जो डेल्टा p आएगा आपका वो 2h/c आ जाएगा, ठीक है। वेयर रिफ्लेक्ट एब्जॉर्बर में क्या होगा कि मोमेंटम फॉल किया, उसका मोमेंटम 0 हो गया, पूरा पूरा एब्जॉर्ब हो गया।
तो उस केस में दिस इज इन केस ऑफ रिफ्लेक्टर, ठीक है। इन केस ऑफ एब्जॉर्बर द मोमेंटम चेंज इज गोइंग टू बी दिस, क्योंकि वो लाइट, वो फोटोन रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, वो जाके गिरते ही वो एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। ओके, तो यहां पे ये डिफरेंस है। तो रिफ्लेक्टर के केस में रिफ्लेक्टर जो है वो ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एब्जॉर्बर कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब रिफ्लेक्टर और एब्जॉर्बर दोनों का देखिए एरिया सेम है, 4x4 4x4, तो यानी रिफ्लेक्टर जो है ट्वाइस फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। रिफ्लेक्टर विल एक्सपीरियंस द फोर्स विच इज ट्वाइस द अमाउंट ऑफ फोर्स विच एब्जॉर्बर इज एक्सपीरियंसिंग, क्योंकि रिफ्लेक्टर्स में चेंज ऑफ मोमेंटम, वही चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के फॉर्म में एक्ट करेगा ना, है ना। तो रिफ्लेक्टर चूंकि चेंज ऑफ मोमेंटम ट्वाइस है कंपेयर टू दैट ऑफ एब्जॉर्बर, तो एब्जॉर्बर के कंपेरिजन रिफ्लेक्टर जो है वो ट्वाइस फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। समझ में आ रहा है आपको? ट्वाइस फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब ये फोर्स एक्सपीरियंस क्या होगा? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, मतलब द चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड। एक फोटोन जो है वो कितना फोर्स, एक फोटोन जो रिफ्लेक्ट होगा तो उससे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा। देखो देखो क्या है, अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग, और निकालो एब्जॉर्बर पे, that will be equal to, this is changing momentum of one photon, changing momentum of one photon into number of photon falling per second, right? Number of photon falling per second, right? So this is equal to h nu by c into number of photon falling per second. Suppose n is the number of photon falling per second, n is the number of photon falling per second, ठीक है। और अगर if n is number of photon falling per second, then h nu into n is what? This is amount of energy falling per second. H nu is the energy of one photon, and if n is number of photon falling per second, then that means this is the energy falling per second by c. And energy falling per second is how much? The intensity into area. इंटेंसिटी वाट पर मीटर स्क्वायर है ना, अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, ठीक है। सो द फोर्स एक्सपीरियंस्ड इज नथिंग बट इंटेंसिटी दिस, ठीक है। दिस इज केस ऑफ एब्जॉर्बर और रिफ्लेक्टर ट्वाइस हो जाएगा ये, ठीक। अब इन दो, अगर मान लो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा मास, तो द नेट फोर्स, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ ले लेंगे हम लोग। ये सेंटर ऑफ मास का दूरी एस से, जो सैटेलाइट है उसे 4 है तो ये 2 मीटर हो जाएगा, और ये भी आपका 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे भी फोर्स इनवर्ड है, यहाँ भी फोर्स इनवर्ड है। तो अगर इस लाइन के बाद टॉर्क निकालें हम, इस लाइन के बाद टॉर्क निकालें, तो ये हो गया force on reflector and this is force on absorber। तो इनका फोर्स तो सेम डायरेक्शन में है, लेकिन टॉर्क ऑपोजिट डायरेक्शन होगा। ये जो FR है वो इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, और FA जो है इसको उल्टा डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा। तो जो नेट टॉर्क होगा आपका, नेट टॉर्क विल बी that will be FR into 2 minus FA into 2। टॉर्क इनका ऑपोजिट हो जाएगा, एक इसको ऐसे घुमाएगा, दूसरा इसको उल्टे डायरेक्शन घुमाएगा। नेट टॉर्क आपका ये हो जाएगा, दैट इज
FR minus FA into 2. And FR minus FA is what? IA by C. A एरिया सेम है दोनों का, तो I कितना है? 1370 वाट पर मीटर स्क्वायर, और एरिया कितना हो गया? 16 और 3 गुने 10⁸ इंटू 2। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। 1370 गुने 2 गुने 16 भागा 3। एक सेकंड फिर करते हैं। ठीक है, आई ए अपॉन सी, एरिया तो यही हो गया ना, 16, एक एब्जॉर्बर का और रिफ्लेक्टर का। आंसर मैच नहीं कर रहा था, फिर से एक बार कैलकुलेट करते हैं, शायद गलती कर दिए होंगे। 1370 गुने 32 अपॉन 3, हाँ ठीक है, 1.46। ए आंसर आ जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1.46 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर। ऑलराइट, समझ में आ रहा है चीज आपको? हर का आंसर ए ही है, नहीं सब आंसर ए है। ये क्वेश्चन देखो 9th नंबर क्या बोल रहा है? द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर T0 ऑन द surface of the planet result from balance between energy received from their host star and energy they emit back into the space। अच्छा, जो प्लैनेट है वो स्टार्स एनर्जी रिसीव करेगा और फिर एनर्जी रेडिएट भी करेगा। ठीक है, इमिट बैक इनटू स्पेस। In the case of Earth, T0 is 300 Kelvin and orbit is almost circular. We may safely assume that planet absorbs and emit radiations like perfect black body. ठीक है, now consider an exoplanet of the size same as Earth. Exoplanet बाहर का कोई planet है, उसका size जो है it is same as Earth, size same as the Earth। ठीक है, which orbit a fainter star having power output only 25% of that of sun। sun का जो पावर है उसका सिर्फ 1/4 है। ठीक है, 1/4 है। in an almost circular orbit of radius 25% of sun earth distance। sun earth का जो डिस्टेंस है उसका 1/4 डिस्टेंस एक्सोप्लैनेट और फेंट स्टार के बीच में है। द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर T0 डैश ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट विल बी। बोले अर्थ का देख लें, अर्थ कितना, देखो ये सन है और ये अर्थ है, ऐसे मान लो सर्कुलर मोशन हो रहा है, बोल रहा है कि ऑलमोस्ट सर्कुलर ऑर्बिट है। ठीक है, तो सन का पावर मान लो P है, तो कितना पावर यहाँ आएगा, मतलब इंटेंसिटी कितना होगा? इंटेंसिटी अगर पावर P इज द पावर ऑफ द सन, P इज द पावर ऑफ द सन, मतलब एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम, एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम। देन व्हाट वुड बी द इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी, intensity of the radiation, you can say intensity of the radiation received by earth, मतलब the amount of energy received per second per unit area। ठीक है, per second per unit area, that is going to be P upon 4 pi r square। ठीक है, P upon 4 pi r square,
ये इंटेंसिटी रिसीव करेगा, ठीक। और यही इंटेंसिटी बाद में वो रेडिएट कर देगा। सो अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रेडिएटेड पर सेकेंड per unit area is going to be given by the Stephen's law, which is sigma T naught 4. T naught is the temperature of the earth. Okay. So we have what? P upon 4 pi r square equals to sigma, where sigma is the Stephen's constant. Sigma is the Stephen. This is the amount of energy received per unit area per unit time, and this is the amount of energy radiated, emitted by the earth per unit area per unit time. तो ये लिख रहा है कि you have a energy balance between energy received from the host star and energy they emit back into space. You have a balance, मतलब they are equal. The amount of energy received from the sun by the earth per unit area per unit time is equal to the amount of energy which is emitted by the earth per unit area per unit time. So we have equated them. ठीक है। अब आ जाइए ये एक्सो प्लैनेट का। यू हैव ए स्टार एस डैश, एक्सो फेंटर स्टार, एंड यू हैव ए प्लैनेट ई डैश, एंड हियर द पावर इज p by 4 एंड दिस इज r by 4। यही काम फिर से करो। ये आ गया p by 4 पावर, इंटेंसिटी रिसीव्ड क्या हो जाएगा 4 pi r by 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा टी नॉट डैश 4। ये टी नॉट डैश निकालना है हम लोग को, ठीक है, टी नॉट डैश निकालना। ओके, गुड। सो यू कैन फाइंड आउट ये क्या आ जाएगा। इफ आई कॉल इट इक्वेशन 1, यू हैव हियर व्हाट, p अपॉन pi r square so you divide 2 by 1, so what do we get? Sorry, राइट हैंड साइड अगर देखें t डैश 4 अपॉन t नॉट 4 एंड यू हैव 4. So t naught dash is root 2 times t naught. Root 2 is 1.414 into 300, यानी ये हो गया 3 चौके 12, 3 का 3 1 4, 3 चौके 12 4, 424.2 केल्विन, 424.2 केल्विन। क्लियर है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन का क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर यह क्वेश्चन था। ओके, ये देखिए at what value of RF will the ideal op-amp shown in figure will have a gain of 6? Gain is 6. The V out is 6 times V in. V out is 6 times V in. Okay? अब एक काम करो, अब वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट यूज करो, and the potential over here will be same as the potential over here. This is V plus, this is V minus, right? Fine. So let's find out V out. What's the current? R. If this is V minus, this is also V minus.
सो दिस करंट विल बी, ये वर्चुअल ग्राउंड आप मैंने पढ़ा रखा है थ्योरी में, यहाँ का पोटेंशियल सेम रहेगा, यहाँ V माइनस, यहाँ ही V माइनस होगा, ये क्या हो जाएगा V माइनस अपॉन 2, दिस इज द करंट. And what is V plus? V plus will be, this current will be how much? ये current which is absorbed by the op amp is negligibly small. So if I dash is the current over here, same current will flow like this. So this I dash will be what? V in upon 1 plus 5, or you can say V in upon 6, because ये current negligibly small होता है. This is negligibly small. Small. So this I dash is going to be this. So what will be V plus? V plus is going to be I into 5I, or you can say 5V in by 6. 5V in by 6. So V minus is going to be, V V plus. V minus is going to be V plus. The potential at inverting terminal will be same as the potential at non-inverting terminal. So that is 5V in by 6. So what is this I? This I is going to be 5V in by 12. Alright. अब ये जो I है वो इधर से फ्लो करता हुआ आएगा. सो व्हाट इज V आउट? से V माइनस प्लस IRF, and V minus is, sorry, 5V in, क्या निकालने बोला है जी? RF का वैल्यू बोला है. 5V in by 6 plus 5V in by 12 RF equals to V out, and V out by V in is 6. This is 6. अच्छा, ठीक है. So what do you have? 5 RF by 12 is 6 minus 5 by 6. 6 छक 36 minus 5 31, 31 बटा 6, 6 दूनी 12. So RF is going to be 31 into 2 upon 5. तो 62 बटा 5, which is 12.4 किलो. ये आ जाएगा 12.5 किलो, 12.5 किलो, 12.4 किलो. ठीक है, ये आंसर हो जाएगा. दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. ओके, ठीक है ये. ओके, वर्चुअल ग्राउंड अप्लाई करना है इसमें, है ना. ये देखिए, हम्म 11वां नंबर क्वेश्चन है. देखिए क्या बोल रहा है. ए वेल कॉलिमेटेड कांस्टेंट करंट इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ गॉसियन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन. गॉसियन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है. क्या गॉसियन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है.
सेंटर्ड एट और जहाँ इंटेंसिटी हाफ हो जाएगा ये, अगर ये आई है तो ये I/2 जहाँ रीच करेगा ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज डिटेक्टेड बाय मेटल कप कनेक्टेड टू एमीटर। ये मेटल कप से ये इलेक्ट्रॉन का बीम जो है डिटेक्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ओके, द इंटायर apparatus इज केप्ट इन वैक्यूम, ठीक है। टू मेजर द एनर्जी विड्थ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम ए ग्रिड इज इंट्रोड्यूस्ड with a voltage V stop connected to it. अच्छा, the current measured in the cup is plotted as a function of V stop. V stop क्या करेगा? देखो यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल है तो ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, रिपेल करके इसको थोड़ा सा उधर जाके डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा, है ना। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, तो ये इधर से नेगेटिव पोटेंशियल क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा एंड इट विल ट्राई टू डिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द कप, बट there is a positive potential over here which is attracting electron, ठीक है। तो जब तक आपका V stop जो है it is smaller compared to V, the your electron beam is not going to affect it much. V stop जब तक कम रहेगा, क्योंकि यहाँ देखो अट्रैक्शन भी हो रहा है, यहाँ रिपल्शन हो रहा है, रिपल्शन it is trying to deflect the electron beam away from the cup and you have a positive potential over here which is trying to attract electron. तो जब तक ये डोमिनेट करता रहेगा, ठीक है, तब तक आपका फोटोन बीम अफेक्ट नहीं होगा. एज यू इंक्रीज वी स्टॉप यू कीप ऑन इंक्रीजिंग रिपल्शन. यहाँ से रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन विल फील मोर एंड मोर रिपेल्ड. तो एक ऐसा थ्रेशोल्ड आएगा जब ये वी स्टॉप जो है, ये जो वी है इसके ऊपर डोमिनेट करना चालू करेगा, और उस केस में द करंट डिटेक्टेड, द इलेक्ट्रॉन विच इज डिटेक्टेड बाय दिस कप विल कीप ऑन फॉलिंग. तो शुरू में जब तक ये वी डोमिनेट कर रहा है ये अफेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे वी स्टॉप एक लेवल के बाद इंक्रीज करेगा एंड वंस इट स्टार्ट डोमिनेटिंग ओवर दिस वी, once it start dominating over this V, this start falling like this. ये तो गलत है जी. V स्टॉप पहले कम रहेगा तो चल जाता ही रहेगा ना. ये शार्प नहीं होगा इस टाइप से, इस टाइप से शार्प फॉल नहीं होगा. ये जो इंक्रीज दिखा रहा है ये भी नहीं होगा. इंक्रीज कैसे होगा? एक बार फॉल करेगा तो फिर तो बढ़ता जाएगा तो फिर तो करंट जीरो ही कर देगा ना, क्योंकि इसको तो चेंज कर नहीं रहे हम लोग. ठीक है, तो ए आंसर हो जाएगा आपका, ये आंसर जाएगा. ठीक है, ओके गुड. ये देखिए, ये देखो ग्रेडिंग के ऊपर है. बहुत ही बैलेंस पेपर था लास्ट ईयर का ना, पेपर काफ़ी बैलेंस था. और 2022 का पेपर टफ था, मतलब 23 के कंपेयर में 22 का डिफिकल्ट था, 21 का फिर इजी था. तो होपफुली देखो 24 का टफ आना चाहिए अगर इस तरह से पैटर्न फॉलो करता है तो. ठीक है, एनीवे ठीक है, देखो क्या बोल रहा है. A diffraction grating spectrograph is used to resolve the two sodium lines 589 nanometer and 589.6 nanometer in the first order of diffraction. If the width of grating is 2 cm and the focal length of spectrograph camera is 20 cm, what is the linear separation at the focal plane of 2D lines will be about the. ठीक है, linear separation बोल रहा है. देखो ये एक्चुअली ऐसे कर रहा है. पहले तो तुम नंबर ऑफ स्लिट निकाल लो. जो रिजॉल्विंग पावर होता है, रिजॉल्विंग पावर इज बेसिकली लैम्डा अपॉन डी लैम्डा एंड दैट इज इक्वल टू एन एन, वेयर एन इज द टोटल नंबर ऑफ स्लिट एंड दिस इज द ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन. तो ये जो इंफॉर्मेशन दे रखा है ना आपको, इससे आप नंबर ऑफ स्लिट निकाल सकते हैं. लैम्डा इज 589, d lambda difference of the two lines 0.6 angstrom, n
small n is 1. So number of slit is, this is basically the amount of resolving power required, and this is the resolving power of the instrument. So resolving power required, resolving power of the instrument must be greater than resolving power required. Resolving power of the instrument must be greater than resolving power required. ठीक है, ये resolving power required होता है to segregate the two lines, and Nn is the resolving power of the instrument. ठीक है, तो resolving power of the instrument must be greater than equal to resolving power required. देखो 589.0.6 हो गया. ठीक है, ये निकाल लो कितना आ रहा है कैलकुलेटर. हाँ इधर, ये सब हमने पढ़ा रखा है, मतलब जो ऑप्टिक्स का लेक्चर है. (981.6). तो ये तो रिजॉल्विंग पावर रिक्वायर्ड हो गया ना, तो इंस्ट्रूमेंट का रिजॉल्विंग पावर उससे थोड़ा अधिक होना चाहिए ना, 982 रहेगा, तब जाके रिजॉल्व करेगा. ठीक है, सो दिस इज द नंबर ऑफ स्लिट्स, दिस इज द नंबर ऑफ स्लिट्स. ठीक है, अब देखो जब ये ग्रेटिंग पे फॉल करेगा डी लाइंस, जब डी लाइंस फॉल करेगा तो हमें कहाँ रिजॉल्व करना है, हमें फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम में रिजॉल्व करना है. ठीक है, तो जब ये फॉल करेगा ग्रेटिंग के ऊपर, तो जो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा होगा उनके बीच में एंगुलर सेपरेशन रहेगा, क्योंकि लैम्डा अलग अलग है, इसका मैक्सिमा किसी और एंगल पे होगा फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, और इसका फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा किसी और एंगल पे होगा. फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा कैसे मिलता है हम लोग को, कहाँ से मिलता है, प्रिंसिपल मैक्सिमा E प्लस डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा से. ठीक है, यहाँ पे एन हम लोग 1 ले रहे हैं क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में रिजॉल्व करना है हम लोग को. अब ये आप देख रहे हैं, द एंगल एट विच द फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा इज फाउंड डिपेंड्स ऑन लैम्डा. So if there are two lines having different lambda, of course, then their angle at which the first order maxima will be found will be different. So the difference in angle, जैसे ये आपका स्लिट हो गया ना, अब यहाँ पे दोनों लाइन फॉल किया, अब जो आपका पहला मैक्सिमा जो बनेगा थीटा, ये आपका मान लो बनता है, मैक्सिमा बना आपका 5/9 का, तो जो 5/9.6 का किसी और एंगल में बनेगा. So if the suppose d theta is the separation between the two fringes of 5/9 and 5/9.6, if d theta is the separation between the fringes of 5/9 and 5/9.6, then that d theta will be given like this. इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, ये क्या आ जाएगा, d lambda. So this d theta will be d lambda upon E plus d cos theta. ठीक है, all this can be written as d lambda. अब यहाँ देखिए साइन थीटा क्या है, साइन थीटा इज लैम्डा बाई E plus d. So 1 minus sin square theta, so lambda by E plus d means lambda square by plus E plus d ka whole square. So this gives you what, d lambda upon E plus d ka whole square minus lambda square. So that's going to be your, n यहाँ लिख देते हैं. ठीक है, ये नंबर ऑफ स्लिट्स हो जाएगा. So what do we have, पहले E plus d निकाल लो भाई. E plus d क्या है, the center to center distance between two slits, और n into E plus d क्या है, n into E plus d will be the width which is given to you, 2 centimeter. So the grating element, E plus d को grating element भी बोलते हैं, that will be 2 into 10 to the power minus 2 upon 982. क्या, तो ये निकाल लो भैया, 2 upon 982. 2.03, 20 माइक्रोमीटर करीब करीब है ना. So now what's lambda? Lambda is 5/9 nanometer, right?
or you can say 5.89 into 10 to the power minus 7 meter. So what do you find? E plus d is very small compared to lambda. So I can say that this is approximately equal to d lambda by E plus d only. Right? This is going to be d theta. So the angular separation between two lines is d lambda upon E plus d. Yeah. And d lambda is 0.6 nanometer and E plus d is 10 to the power minus 5. Yeah. ओके अब क्या कर रहे हैं हम लोग? अब ये जो एंगुलर सेपरेशन आपको दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग एक कैमरा लगा दिया और ये फोकल प्लेन है. तो ये एंगुलर सेपरेशन जो कैमरा लगाओगे तो ये मैग्नीफाई होकर यहाँ आ जाएगा ऐसे, ठीक है. और ये डिस्टेंस आपको दे रखा है फोकल प्लेन का. फोकल लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर. So this separation will be how much? This separation will be equal to this linear separation L is going to be this 20 centimeter into this d theta. What is this d theta? ये 6 कर देंगे तो 10 हो जाएगा. So 3 into 10 to the power minus -5 रेडियन. और इसको इससे गुना कर देंगे, ये आ जाएगा 20 × 60 और यू कैन से 6 माइक्रोमीटर. समझ में आ रहा है जी? ये जो इसको कैमरा से हम लोग इसको मैग्नीफाई करके यहाँ देख रहे हैं ना, तो जो डी थीटा एंगल है इनटू दिस डी कर देंगे तो ये लीनियर सेपरेशन मिल जाएगा. मतलब एंगल का फार्मूला ये होता है ना, आर्क लेंथ बाई आर गिव्स यू एंगल थीटा. थीटा इज डी एस बाई आर, है ना. वही अप्लाई कर दिया हमने. तो 6 माइक्रोमीटर आंसर आ जाएगा. 6 माइक्रोमीटर आंसर आ जाएगा. करेक्ट? ठीक है. ठीक तभी होगा जब ये पढ़े होंगे डिफ्रैक्शन. नहीं पढ़े होंगे तो ठीक नहीं लग रहा होगा आपको. ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो बढ़िया नहीं लग रहा होगा, क्योंकि पढ़ेंगे तभी इसको समझ में आएगा ना. ओके. माइनस ये देखिए, दो 13 नंबर क्वेश्चन है. एंड पे ही आ गया. 13, 14, 15 तीन ही क्वेश्चन है. ठीक है, एंड पे ही आ गए हम लोग. क्या बोल रहे हैं देखो, ए फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब लेंदी हो रहा है नहीं, मतलब देखो 4 घंटा से ऊपर का वीडियो हो गया होगा. ठीक है, मतलब लेकिन हम लोग एग्जाम नहीं दे रहे ना, हम तो समझा रहे हैं आपको. तो मतलब लेंदी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छा ही रहेगा ना, समझ में आएगा ज़्यादा. देखो क्या बोल रहा है. ए फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यूआ इक्वलाइज हेड ऑन विद द इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m. ये इलेक्ट्रॉन है मास m का. having a speed ui and photons scatter off in direction exactly opposite to initial momentum. मतलब इधर से आ रहा था, बिल्कुल उल्टा डायरेक्शन में स्कैटर कर गया. 180 डिग्री जो है ना रिटर्न कर गया. एंगल ऑफ स्कैटरिंग है 180 डिग्री. इट इज फाउंड दैट फ्रीक्वेंसी स्कैटर्ड फोटोन
इज सेम एज दैट ऑफ इंसिडेंट फोटोन, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी न्यू है तो इसका फ्रीक्वेंसी भी न्यू है. Which are following must hold for this to happen. The magnitude initial momentum of the electron is h nu by c. Nu I here c. The initial kinetic energy of electron is h nu I. The magnitude initial momentum of the electron is 2 h nu by c. The initial energy of the electron is 2 h nu. चेक करो, देखो यहाँ पे एनर्जी भी कंजर्व होगा और लीनियर मोमेंटम ही कंजर्व होगा. तो अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है, तो ये डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा, राइट. ओके, नाउ इफ दिस इज से uf, then if I conserve energy, what was the energy before? h nu I plus what is the energy after scattering? Again h nu I. So from here we get what? The speed of electron is same. Direction opposite है, but speed same है. uf is same as ui. अच्छा. Now let's consider linear momentum. Linear momentum of the photon plus mass particle, photon plus particle. तो linear momentum इसका कितना होगा? राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो h nu I by c, and linear momentum of electron will be mu I. Now the linear momentum of the after scattering, linear momentum of the system after scattering, photon लेफ्ट के डायरेक्शन में जा रहा है तो ये लिखेंगे h nu I by c, electron moving towards right. I can write like this. So from here we get or you can say the linear momentum of the electron is same as the linear momentum of the photon. So the first part is correct. First part is correct. पहला सही है, ठीक है. A is correct. A is correct. बाकी सब सही नहीं होगा, ठीक है. Okay. You can put here rest mass energy also. So both sides will be same. Okay. ठीक है ना, क्लियर है. A part क्लियर है. कैसे ए सही है? एक ही ऑप्शन सही है तो एक ही ऑप्शन पे हम लोग सही मिल गया ऑप्शन हम लोग को. ये देखो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है जी? हाइपर फाइन स्टेट्स. अब पता नहीं ग्रेजुएट का बच्चा लोग पढ़ा होगा तुम लोग कि नहीं. मास्टर्स फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में पढ़ाते होंगे एलएस कपलिंग, जेजे कपलिंग. उसी में आगे जाके हाइपर फाइन स्टेट्स आता है. हाइपर फाइन स्टेट्स इज बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियस. जब न्यूक्लियस का एंगुलर मोमेंटम भी हम लोग कंसिडर करना चालू कर देते हैं, then each fine states, fine structure, fine lines will break into hyper fine lines. तो एक बार चेक करो, देखो क्या कौन सा एटम है जी? हीलियम है. तो हीलियम में दो प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन, है ना. दो इलेक्ट्रॉन होगा. हीलियम का ऐसे जो न्यूक्लियर स्पिन होता है उसको आई से डिनोट करते हैं, हाफ होता है. दो प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, तो हाफ है, एच का हाफ होता है. पहले हम लोग एटॉमिक स्टेट्स देख लेते हैं, एल और एस को कंसिडर करता है, फिर हम लोग आई पे आएंगे. दो इलेक्ट्रॉन्स है, देखिए इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स है, एक का L1 0 है, एस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और दूसरे का L2 जो है 1 है. L1 इज द angular momentum quantum number of the first electron which is residing in S. तो S के केस में L0 होता है और P के केस में L जो होता है 1 होता है, ठीक है. So from here
L will have two values, L1 minus L2 to L1 plus L2। तो एक L1 0 है तो आपका ये 1 ही रहेगा, मतलब इट वेरीज फ्रॉम L1 माइनस L2 और L2 माइनस L1 टू L2 प्लस L1। तो एक L1 0 है तो 1 माइनस 0 से 1 प्लस 0 1 ही हो जाएगा। S1 हाफ और S2 हाफ, दोनों इलेक्ट्रॉन का हाफ हाफ हो गया S1 S2। तो अगर इसको कंबाइन करेंगे तो S1 प्लस S2, S1 माइनस S2, S1 प्लस S2, S will go 0 and 1, ठीक है। ओके, नाउ L इक्वल टू 1, S इक्वल टू 0, सो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म हम लोग बना रहे हैं। सो J will be 1 only, 1 minus 0 to 1 plus 0, and L equals to 1 and S equals to 1, so J will have the value 0, 1, 2, ठीक है। इसको चाहो तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म में लिख दो इसको, ये हो जाएगा आपका P, ऊपर लिखते हैं लोग 2s plus 1, 2s plus 1 is 1 and J is 1। ये क्या आ जाएगा, 2s plus 1 is you have P, 2s plus 1 is 3, ट्रिपलेट स्टेट है, and J goes from, या इसको ऐसे 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 लिखो, P ये सिंगलेट स्टेट है ऐसे लिख दो, and you have 3P, J is 0, 3P 1, ठीक। ये तो हो गया, यहाँ पे न्यूक्लियस का कुछ भी रोल नहीं है। अब चूंकि हाइपरफाइन स्पेक्ट्रा बोल रहा है तो न्यूक्लियस का भी लेना चालू करेंगे, ठीक है। अब न्यूक्लियस का अगर करेंगे हम लोग, वी आर टेकिंग I इक्वल्स टू हाफ, ठीक है। सो J इज 1, सो J माइनस I टू J प्लस I। तो लास्ट वाला को क्या डिनोट करोगे जी, मतलब भूल भी गया कैसे डिनोट कर, मतलब चलो इसको J डैश कर लो, मतलब एंगुलर मोमेंटम J डैश विल गो फ्रॉम J माइनस I टू J प्लस I। मतलब ये हाइपरफाइन वाला लाइन यहाँ से मिलेगा हम लोगों को। हम लोगों ने इसका पहले करना है, हम लोग पहले इसका कर रहे हैं। इसमें देखो J1 है, ब्लैक पेन ले लेते हैं, हाइपरफाइन लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं। हाइपरफाइन लाइंस पढ़े होंगे तभी ये समझ में आएगा जी, समझ रहे हो ना। देखो J1 है और I हाफ है, तो फाइनल लीनियर मोमेंटम जो होगा J डैश 1 माइनस हाफ टू 1 प्लस हाफ, दैट इज हाफ and 3/2। so this will give you, this will split into 1P1 और J डैश को यहाँ लिख रहा है, ठीक है, हाफ, आई हो जाएगा 1P1 और J डैश को यहाँ लिख दे रहा है 3/2, ठीक। वैसे ही यहाँ करो, J इक्वल 0 है और I इक्वल हाफ है, तो 0 प्लस हाफ 0, 1 हाफ माइनस 0 हाफ प्लस 0, तो ये एक ही लाइन में कन्वर्ट करेगा। 3P J इक्वल 0 एंड I इज हाफ, तो 0 और हाफ कंबाइन करके हाफ ही बनाएगा। तो ये तो दो हाइपरफाइन लाइन्स यहाँ मिल रहा है, यहाँ पे एक ही मिलेगा, मतलब वो लाइन स्प्लिट नहीं करेगा हाइपरफाइन में एक तरह से। और यहाँ पे क्या है जी, J इक्वल 1 है और I इज हाफ, तो 1 प्लस हाफ 1 माइनस हाफ, तो ये आ जाएगा P3 1 1 माइनस हाफ एंड 1 प्लस हाफ, ठीक है। यहाँ देख लो J इक्वल 2 है और I इक्वल हाफ है, सो दिस विल गिव यू 3P2, 2 माइनस हाफ इज 3/2, 3P2, 2 minus half is 3/2 and 3P2 5/2। कितने लाइंस मिला तुमको, 1 2 3 4 5 6 7 लाइंस हो। You have 7 hyperfine states, you have 7 hyperfine states, ठीक है।
7 हाइपरफाइन स्टेट्स। अब पढ़ना तभी क्लियर होगा ये, है ना। वो हाइपरफाइन स्टेट्स बहुत डिटेल में तो यहाँ नहीं पढ़ाया जा सकता ना, है ना। क्वेश्चन आंसर सेशन में वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत तो पूछना, फिर बताएंगे डिटेल में। और ये देखो, क्वेश्चन पढ़ लो फिर इसको छोटा करेंगे। An X-ray of wavelength lambda when incident on 101 plane of cubic lattice with lattice constant A produces first order Bragg's diffraction at theta equals 30 degree. Suppose this cubic lattice is compressed along Z axis such that lattice parameter along X and Y remains same while that of Z axis becomes A by root 3. अच्छा, ठीक 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 ठीक, ओके। The first order reflection for 101 of the compressed lattice occurs at, देखो देखो 101 में the distance between two lattice plane will be given by DHKL. इसको हम लोग लिखते हैं हम लोग ऐसे, or you can say DHKL is distance between the perpendicular distance between two parallel 101 planes. So that is given by, इसमें तो सब में A है ना, A upon this. So that is A upon root 2, ठीक है। और देखो Bragg's diffraction में क्या होता है, you have the X-ray falling like this and another X-ray falling like this, ये आपका D होता है, DHKL जो भी बोलोगे। and if this is your this is angle theta, theta is measured from the lattice plane, okay। so if this is theta, this will also be, this is theta, this dot होता है, एक ऐसे रे चला गया, अब ये जो आपका है D हो गया, and this angle is theta, लिखा है theta is reflect measured from lattice plane, so this is theta. So if I drop a perpendicular line over here, I drop this perpendicular, this is theta, this will also be theta, so this will be what, D sin theta, right? This is D, this is 90 degree, right angle triangle, so this is D sin theta. Similarly, this will be D sin theta. So the part difference between ray 1 and ray 2 is 2D sin theta, and that should be equal to n lambda. N lambda, first order Bragg's reflection, so n will be 1, that will be lambda. So I can say it's twice into, यहाँ पे D कितना है, A by root 2, लैम्डा, ठीक। और थीटा दे रखा है ना, थीटा इज गिवन एज 30 डिग्री, सो साइन 30 इज 1/2, सो ए कैन बी रिटन एज, और लैम्डा लैम्डा, चलो लैम्डा रूट 2 कर दो, ठीक है, ठीक है, ओके। नाउ अगर इसको कंप्रेस कर दोगे तो ये ए है और ये क्या हो गया, A by root 3, राइट। तो ऐसे केस में आपका DHKL का फार्मूला जो हो जाता है, इन जनरल DHKL का फार्मूला बता दे रहा है आपको, 1/h² by a², HKL मिला इंडिसेस है, k² by b² एंड l² by c² होता है, ठीक। तो H आपका वन 101 प्लेन है,
101 प्लेन ही बोला है इसमें भी ना, ठीक है, HKL 101 प्लेन है, तो यू हैव 1 बाई ए स्क्वायर, ए और बी तो सेम ही है ना भाई, प्लस 0 बाई ए स्क्वायर एंड L 1 upon C square. C square is, C is A by root 3 now. So A square by 3. एक तरह से क्या हो गया, A upon 1 plus 3, A by 2 हो गया है ना। और क्या पूछा है तुमसे यार, एंगल थीटा at which the first order reflection happens. So this is relation 2HKL sin theta. Suppose this is theta dash equals to lambda. ये कितना हो जाएगा, 2 into A by 2 sin theta dash by lambda. Just cancel out. And this is lambda root 2, or you can say sin theta dash is 1 by root 2. So Bragg's diffraction takes place at theta dash equals to 45 degree. Clear है? We have done it. All the question. एक छूटा था, उसको ही कर लेंगे, ठीक है। So finally this is over, ठीक है, हम लोगों ने सारा ही कर लिया, ठीक है। इसका गायब भी हो गया थंबनेल, कोई बात नहीं, थंबनेल का जरूरत नहीं है। सो वी हैव डन ऑल द 40 क्वेश्चन ऑफ TIFR 2023, राइट। आई विल ट्राई टू डू TIFR 2022 also. Your exam is on Sunday, so we are running short of time, ठीक है। So that's all from my side. Thank you very much and have a good day. And you can download our app, T with the Learning app. यहाँ पे छपा हुआ देखो, है ना, T with the Learning app. And just look, go through our courses. The courses are not very costly for you. Okay, so thank you very much and have a good day. I am Vishal Devarsi.